अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस ट्रांसमिशन में आपको कहते हैं वेलकम। सवाल आपसे आज ये हम करना चाहते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी भी शख्स से एक मुलाकात में या किसी की एक बात सुनने के बाद या कोई भी एक मामला आपके सामने आने के बाद आपने उस शख्स के बारे में एक पूरी राय, भरपूर राय, बल्कि स्टबर्न किस्म की राय कायम कर ली? क्या वाकई ऐसा होता है? हम भी अक्सर कर जाते हैं ना। हम किसी जगह पे किसी से मिलते हैं, कोई उसकी एक आदत होती है, कोई उसने कोई बात की होती है, तो हम जो है ना फ़ौरन उसको जज कर लेते हैं। फिर मैं और शुएब अक्सर आकर डिस्कशन कर रहे हो ना कि वो देखिए, हम वो शेयर कर रहे हैं, हम कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ पे। जिन बातों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उनसे हम भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो अक्सर फिर मैं और शुएब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हम में से कोई एक जो है उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढता है। कहते नहीं नहीं हो सकता है ऐसा हो, नहीं नहीं इट्स ओके, चलें कोई बात नहीं। तो ये वाली बात होती है, फिर हम एक बैलेंस उस पर आते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो, फिर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दे देते हैं। एब्सोल्युटली। कभी कभी ये भी होता है ना कि कोई आपके बारे में राय रखता है, ये बहुत दुखी है। दुख होता है जिंदगी का, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। कोई समझता है यार ये बहुत चिल है, हर वक्त चिल रहता है। अगर कोई मोस्टली चल रहा है दैट डजंट मीन कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला, ऐसा माहौल, ऐसा वाक़या, ऐसा पॉइंट नहीं आता। समटाइम्स आप किसी वीक मोमेंट से गुजर रहे होते हैं, समटाइम्स आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत बड़ी कोई बात हो जाती है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभी बहुत छोटी सी बात बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपका ग्लास फुल था और अब आपका पानी जो है वो बाहर गिर चुका है। यू नो, आप रिएक्ट कर जाते हैं ऐसे माहौल में। सो इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। किसी भी एक इंसिडेंट को लेके किसी को इतना जज नहीं करना चाहिए। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि जब कोई आपसे किसी के बारे में ऐसी कोई बात कर रहा हो, आप सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं। आपका जो अपना एक्सपीरियंस उस शख्स के बारे में है ज़रूर शेयर करें कि नहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, या तुम उसकी अच्छी बात या अच्छी साइड या पॉजिटिव साइड पे क्यों गौर नहीं कर रहे। बिकॉज जैसे आपने कहा, फरिश्ते ज़ाहिर नहीं है, आप अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। यू नो, समटाइम्स आप चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, समटाइम्स आप चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके नॉट टू बी ओके। हर वक्त ओके नहीं हो सकता कोई भी। ऐसा ही है। और तो बस जज ना करें किसी को। और हर इंसान दुख सुख तो साथ साथ चलते हैं, ज़िंदगी तो अप्स एंड डाउन इसी का नाम है। और वही चीज़ है कि हमेशा जब आप पे दुख है या आप किसी को दुखी देखें तो ठीक है वक्त। अच्छा, किसी मेरी बड़ी प्यारी बात किसी से सुनी, उसने कहा कि जो बुरा वक्त है ना उसको बहुत, जो अच्छा वक्त है उसको भी बहुत अच्छे से गुजारो और जो बुरा वक्त है उसको भी बहुत अच्छे से गुजारो। तो अगले ने सवाल किया कि बुरा वक्त जो है अगर वो बुरा ही रहा और उसमें कुछ ठीक ना रहा, तो जवाब आया कि वक्त तो वक्त है, गुजर ही जाता है। वो अच्छा हो वो बुरा हो, तो वक्त है, वो एक टाइम है, वो उस दौरान ही आपने ग्रेसफुली उस सिचुएशन को डील करना है। और ग्रेस में सिर्फ दुख की सिचुएशन में नहीं कह रही, बाज़ों का जब आप खुश होते हैं ना आपको तब भी समझ नहीं आती आपने कैसे एक्ट करना है। किसी एक बड़ी पोजीशन पे आप में आपको पता ही नहीं है आपने कैसे एक्ट करना है, आप अपनों को भूल जाते हैं, आपके अंदर गुरूर आ जाता है और बहुत सारे और मामलात होते हैं। फिर जब वो टाइम गुजर जाता है, क्योंकि डाउनफॉल कभी ना कभी तो इंसान पे आता ही है, नो मैटर व्हाट। तो आप जब थोड़ा नीचे आते हो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि काश मैं उस वक्त ये ना करता। तो ग्रेस अपनी मेंटेन रखते हुए आप हर वक्त को कैसे गुजारते हैं ये बहुत मैटर करता है। और इसी तरह से किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसको उस पर जजमेंटल नहीं होना। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। बस कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में काश का लफ्ज़ आपको ना कहना पड़े। जिस मोमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम, एनर्जी, इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग भरपूर करें। ना हो तो काश का लफ्ज़ फिर भी आप नहीं ज़ाहिर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा डीप इन योर हार्ट कि यू हैव डन वट एवर यू कैन। एनीवेज, जब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने तो ब्रेक से वापस आएंगे, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक सवालात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजूद है टाइम मैनेजमेंट इन रमज़ान, बल्कि कहना ही चाहिए कि कैसे आपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि आप टाइम को ज़ाया कर रहे होते हैं। सो कैसे जब आपकी रूटीन चेंज होती है, यू नो, आप ज़रा आपके खाने पीने की रूटीन चेंज है, सोने जागने की रूटीन चेंज है, ऐसे में प्रोडक्टिव कैसे टाइम को बनाएं, स्पेशली उस वक्त में जबकि हम सब तकरीबन डिजिटल स्पेसेस में रह रहे होते हैं। सो कैसे उसको बजाय इसके रील्स स्क्रॉल करने में ज़ाया कर दें, कैसे उसको इफेक्टिव बनाएं। अच्छा शुएब, ऐसे में हमने देखा है कि ख़वातीन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना ना। ओवरऑल अगर देखें तो किस तरह से वो भी अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकती हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सही बात है। इस पे बात करते हैं। लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर इरम रिजवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कैसा गुजर रहा है रमज़ान इरम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। आपने इसको मैनेज किया हुआ टाइम को?
असल में बड़ा आसान होता है कि अगर आपके जो फिक्स काम है ना, जैसे नमाज, तरावी, सुबह उठना, सहरी, अफ्तारी, इनके आसपास ये तो फिक्स हो जाते हैं आपके, कुछ चीज़ जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, ये मिस हुआ तो मिस हो गया। तो फिर इनके आसपास जो है आप कुछ ऐसी आदतें बिल्ड कर लें जो कि फिर आपको हेल्प करती हैं कि आपकी कुछ नई आदतें बन जाएं। ओके, सो आप किस तरीके से ओवरऑल इस, क्योंकि एक तरह से प्रेशर भी होता है ना आपके घर में, अगर 4 लोग हैं, वो सहरी तक जाग रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली आपकी रूटीन, एक दफ़ा आपकी नींद की रूटीन डिस्टर्ब है तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब है, पूरा महीना हम रमज़ान के देखते हैं कि लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस प्रेशर को किस तरीके से कम किया जाए या अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया जाए? देखिए, आपको ना एक तो अपना रेस्टिंग टाइम जो है, चाहे आप 2 स्प्लिट में करें, एक सुबह के टाइम पे कर रहे हो, एक दोपहर में आप कर रहे हो, तो आप कम से कम स्प्लिट करके रखें अपना टाइम कि मुझे नींद किधर पूरी करनी है अपनी। और ये ध्यान करें कि ये जो हम कई दफ़ा कर चुके हैं, ये जो बीमारी है, ये सिर्फ रमज़ान ही नहीं है, ये तो वैसी डूम स्क्रॉलिंग हम आम दिनों में भी इसी तरह ख़राब करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस ठीक करेंगे तो आगे लेकर चलेंगे। और जहाँ आपको असल में अपना परफॉर्मेंस देना है, जो कि यूनिवर्सिटी है या काम है, जॉब है, वहाँ पे आप सो रहे होते हैं, वहाँ पे आप लथार्जिक, फॉगी ब्रेन हुआ होता है, फटीक हुआ होता है, क्योंकि रात की नींद आपकी पूरी नहीं हुई। और हाँ, थोड़ा सा एग्जैजरेशन सा तो है कि जैसे कि बस 3 घंटा कर लिया मैंने तो बहुत है, 4 घंटा सो ली तो बहुत है, बट देन इट एक्चुअली अफेक्ट्स यू कि थोड़ा सा 10 मिनट कोई आपके सामने कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आपको अचानक से ना वो बंदा धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। वो साइंस होती हैं दैट यू आर फटीग, आप इस वक्त फ्रेश नहीं है। रमज़ान में ये और बढ़ जाता है, फिर आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर कोई आके आपको काम कहे तो मेरा काम क्यों बढ़ा दिया, फिर आपके टाइमिंग्स भी कम होते हैं। सो इसलिए प्लीज़ इस टाइम को, अगर आपको याद हो, हमारा एक सेशन हुआ था ऑन हैबिट बिल्डिंग, और हमने बात की थी कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 से 60 दिन के बीच का होता है सफ़र। 21 डेज तक अगर आप कर ले तो आपका फर्स्ट लेवल अच्छा बन जाता है, और 60 डेज में तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो 60 दिन, हाँ, वो आपने असल में वो थोड़ा सा जाता है वहां तक, लेकिन 21 बहुत है। 21 भी जो है ना, और अगर आप तो और आपने नोट किया 21 से अगर आप ध्यान करें तो वाकई वो जो हमारी बड़ी रातों के बाद जब हम रूटीन में आ जाते हैं, और ईद का दिन हमें मुश्किल गुजरता है कि खाएं कैसे, मतलब बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, वो बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी उसके हिसाब से ट्रेन एंड सेट हो जाती है। तो वो देखिए बड़ी रात वाला 21 के हम करते हैं, हमारा तब तक सेट हो जाता है। वाकई 21 डेज लगते हैं हर चीज को, आप मिनिमम इतना तो होता है। आप इस 21 डेज में अगर रोजाना 15-20 मिनट का कुछ सीखने का डाल दें, यही तो रखना है आज का हमारा मौजूद, सीखना कैसे, AI इज वेरी क्लोज टू यू, आप जिस डिजिटल उस पर काम कर रही होती, थोड़ा सा समझाएं, नो मैटर व्हाट एज दे आर इन, यू नो, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, बिकॉज हम सबको अब इससे निकल के काम सीखना है, बिकॉज जिसको नहीं आता उसे सीखना है, और जिसने सीखना है उसने तो सारे, उसकी तो एज ही है कि उसने, और वही सारी बात है कि 85% जॉब जो कि 2030 में आने वाली हैं वो आज एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। तो रमज़ान को यूज़ करें उस चीज़ के लिए। एक तो हमारी बड़ी अच्छी हैबिट बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे वाले मुसलमानों के, हम फजर पे उठते हैं, बहुत से लोग फजर से पहले भी उठ जाते हैं, ठीक है, क्या नमाज शब के लिए, फिर फजर करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम सहरी कर रहे हैं, नमाज शब है, फजर है, और उसके बाद हम कुरान पढ़ते हैं, और फिर ऑफिस के टाइम का वेट करते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक इज टू गो बैक टू स्लीप। 90 मिनट्स मिनिमम आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं कि आपकी वो गहरी नींद होके फ्रेश होके उठ सके आप 10-15 मिनट की नींद लेते हैं, आपको वापस फटीग चढ़ जाती है। अच्छा, 10-15 मिनट की नींद भी इसलिए कि शायद आपके पास 1-1.5 घंटा पड़ा हो, आप डूम स्क्रॉलिंग करेंगे, 10-15 मिनट के बाद आप उठते हैं तो आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, और रोज ये गलती करते हैं आप बार बार। तो असल में तो 90 मिनट्स मिनिमम होता है कि आप पूरा उसमें रेम में जाइए, डीप स्लीप में, और फिर बाहर निकलें उसमें से। लेकिन फिर क्या करें, मतलब जागें और इसमें पढ़ाई करें, इसमें आप फ्रेश हों, इसमें वॉक करके आए। देखें, आपने सहरी कर ली, नमाजें कर ली, एक ब्रेक वो हो गया, ठीक है। वो जो 1.5-2 घंटा आपके पास अगर है ऑफिस जाने का, या स्कूल के लिए, या बच्चों की तैयारी के लिए, कि औरतों को भी जाता है, प्लीज़ एक वॉक करें 10-15 मिनट की, वापस आइए और कोई पढ़ाई करें, कोई स्किल खोलें, कोई ना कोई एक चीज़ उठाएं जो कि आपने सोचा था मैं डिज़ाइनिंग करूंगी, मैं सोच रही थी कैनवा सीखूं, मैं सोच रही थी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ करूं, कि मुझे घर से काम करना था। ये मेरे पास इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं कि हम क्या करें। मैं कहती हूँ भाई रील एक दफ़ा सुन लो, उसमें से देखो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, उधर चेक करो, फिर मुझसे सवाल करो कि मुझे 2-3 चीजें मैंने ट्राई की हैं, इनमें से कौन सा अच्छा है। देखिए, सवाल भी तो प्यारा सा होना, मैं क्या करूं से मैं क्या कह सकती हूं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। हम में से आई थिंक मेजॉरिटी ये हैं जो कि सवाल एक एक्सपर्ट से ये पूछते हैं, मैं क्या करूं। और इसमें बड़ा अच्छा आपने कहा कि नो, पहले एटलीस्ट कुछ तो करके आओ, कुछ तो पढ़ के आओ, ताकि सवाल तो अच्छा हो। ये अच्छा, बहुत से हम स्पीकर से बात सुन रहे हैं आजकल, वो कहते हैं
अगर आपने मुझसे पूछना है कि मैं क्या करूं, तो ये पहले कोर्स है या ये पहले चीज़ है, आप पढ़ लो, एक दफ़ा देख लो, गो थ्रू कर लो, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दिस कि अब क्या करना है। हो सकता है कि आपको चीज़ समझ ना आए, फिर आप सवाल करें। अब ये तो वाकई ये सवाल ज्यादती होती ये है। ज्यादती होती मेरे पास एक इतने प्यारा बच्चा, उसकी इतनी अच्छी पोर्टफोलियो था उसका, जब उसने मैसेज किया कि मैं कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँ। अच्छा, मुझे 1-2 दिन तक तो मुझे गुस्सा, क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ था एक यूनिवर्सिटी में सामने से देखा था, मैंने कि क्या सवाल कर लिया इसने। फिर मैंने कहा नहीं ज्यादती है, मैं इसको बताऊं ताकि ये आगे निकाल सके। मैंने कहा देखो, मैं अगर तुम्हारी जगह हूँ ना तो मैं ये कहूँ कि मैंने BCIS सेलेक्ट किया है, मुझे ना कोडिंग थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मैं कर लेता हूँ, हाउएवर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अगर मैं इसी को लेके चलूँ और IT मैनेजमेंट करूँ तो मुझे टेल्को में या टेक में किस पोजीशन से मैं टारगेट करना शुरू करूँ। हाँ, मुझे इतना दिल लगा कि मैं जवाब दूंगी उस सवाल का, कि इसने होमवर्क किया, अपना पसंद काम, नापसंदीदा ये सब भी बता दिया, इंडस्ट्री भी सेलेक्ट कर ली। अब मेरा मशवरा चाहिए इसको, क्योंकि मैंने इन इंडस्ट्रीज में काम किया है, तो इसने मेरे ऊपर भी होमवर्क किया है। लेकिन जब आप ऐसे करके बोलोगे शुएब भाई मुझे ना टीवी पे आना बड़ा पसंद है, मैं क्या करूँ, ये क्या बात हुई। फिर आपका भी जवाब होगा, देखेंगे, बता देंगे, मैं बताता हूँ, और फिर आप उसको साइड अच्छा देखिए, हमारे पास भी जब जवाब भी नहीं देंगे। अक्सर जब हमारे पास क्यूरीज आती है ना इंस्टा पे, तो हम इनबॉक्स जब चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें वो शख्स जो कि अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके लिखता है, अपनी बायो लिख दिया कि ये मैं हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, एंड देन बताते हैं कि इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आके, और ये नंबर मेंशन, एक मैसेज में सब कुछ है, और आपको कुछ पूछना नहीं पड़ रहा। तो हम भी क्या करते हैं, हम उसको जरूर बुलाते हैं, हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपने प्रोड्यूसर को भेजें, प्रोड्यूसर जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं और उनको शो पे बुला लेते हैं। अच्छा हमारे पर्सनल इंटरेक्शन बाज़-औक़ात होती है, हमें ये भी नहीं कहना पड़ता आगे से कि ओके डन, ओके वी विल इनवाइट। हमारे पास एक पूरा मैसेज है और हम आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए हम बुला लेते हैं। अब वो जो होते हैं जी, हमें भी शो पे बुला लें, वो बंदा अगर पूछता है किस बारे में, किस बारे में, किसी बारे में भी। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है, मुझे लगा कि आई एम द ओनली वन। अच्छा, आप देखिए, अगर कोई ये भी कह रहे हैं ना कि शो पे बुला, मैं आपके शो पे आना चाहता हूँ, मुझे भी शो पे बुला लें, यकीन जाने अगला कोई ये भी नहीं हम पूछ पाते आगे से कि अच्छा किस बारे में या क्यों, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, you just ignore. You get so many of these messages every day. मेरे पास आता है मुझे ट्रेनिंग दे दें, मुझसे सेशन। अब आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि अपना केस मुझे लिखें। एक लड़की ने मुझे मेरा मोबाइल नंबर उनके पास आया किसी के रेफरेंस से कि मुझे आपसे मेंटरिंग चाहिए, आपने एक स्टार्टअप किया था, मेरा स्टार्टअप आप ही के जैसा है, मुझे फलां साहब ने बताया था, तो मुझे सेशन। अच्छा, मैं एक्साइटेड हो गई बच्ची, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की अच्छी थी, मतलब उसने बताया सेकंड ईयर में। मैंने अगले दिन का टाइम दे दिया 11 बजे का, 11:10 पे वो आई, मैं 11 बजे से लॉग्ड इन थी उस कॉल पे। अच्छा, जैसे ही वो आई कहने लगी कि आपको बहुत इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मैंने कहा 10 मिनट लेट हैं आप, आगे की बात करते हैं। और उन्होंने इंट्रोडक्शन में मुझे कहा कि मैंने सुना है कि जो मेरा स्टार्टअप है वो आपके स्टार्टअप से मिलता जुलता है, तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएंगी। तो मैंने कहा आपने मेरा प्रोफाइल देखा है? नहीं। तो मैंने कहा आपको पता है मेरे स्टार्टअप का क्या नाम था? नहीं। फिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी स्ट्रेट बात की, फिर उससे माजरत भी किया कि देखें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा कोई टाइम ज़ाया करे, आपको होमवर्क करके आना चाहिए था। जितनी एक्साइटमेंट से मैं इस कॉल में आई कि कोई मेरे स्टार्टअप जैसा है, मैं उसको गाइड करूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो मुझे तो आपने बिल्कुल मेरी एनर्जी ख़त्म कर दी इस वक्त कि आपको नाम नहीं पता, आपने मेरा प्रोफाइल नहीं देखा। तो प्लीज़ ये मेरा लिंक्डइन है, आप गूगल पे सर्च करें, आप देखें मेरा स्टार्टअप क्या था, उसकी न्यूज़ पढ़ें, सारा करें, क्वेश्चंस तैयार करके मेरे पास आएँ। 3 हफ्ते हो गए वो वापस नहीं आई। तैयारी कर रही है, क्योंकि आपने काम करना पड़ी है। वैसे हो सकता है वो इतनी तैयारी करके आए कि आपको सरप्राइज कर दे, उसको एकदम सरप्राइज कर दे कि मैं तो बस। लेकिन देखिए ना, ये सीरियसनेस, ये समझना चाहिए। ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा। मुझे एक चीज़ याद आ गई इससे, इसी तरह एक चैनल पे एक स्पेस थी एंकर की, तो मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है, और उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमें वहाँ पे रेफ़र कर दें। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कोई वीडियो तो भेज दो अपनी, बिकॉज आई डोंट नो यू, और मैं चाहता हूँ मैं अगर रेफ़र कर रहा हूँ तो क्या वाकई मुझे रेफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता आप मुझे भेजेंगे मैं आगे भेज दूंगा। मेरे भी कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं कि अच्छा वाकई लगता है कि वो हो सकता है, क्रेडिबिलिटी बीच में आती है। एग्जैक्टली। ज़रा अगर मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ तो कोई वजह है तो रेफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा पहले बहुत तारीफ़ों वाला मैसेज आया, नहीं आपको नहीं पता, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं इतने इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। मैं बड़ा ना सोच रहा हूँ कि यार इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ कर लिए हो तो मैंने भी नहीं किया आज तक, तो बड़ा कोई ज़बरदस्त काम होगा, उसने ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा फ़ाइन, आप मुझे ऑडिशन उसका भेज देना। उन्होंने कहा नहीं, ऑडिशन हम भेज चुके हैं। मैंने कहा अच्छा, ज़रा दिखा तो दो मुझे कि क्या भेजा है। ऑडिशन आया मेरे पास, आई टुक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स टू रिस्पॉन्ड। चुके जब मैंने वो ऑडिशन देखा तो मैंने अपने आप को पहले बड़ा कंपोज रखा कि नहीं, मैंने अब जवाब बड़े तरीके से देना है, रिएक्ट नहीं करना। वो हुआ ये कि जब मैंने ऑडिशन देखा ना, तो उसमें जो साहब थे लिटरली उन्होंने बालों में कंघी नहीं की हुई थी,
लिटरली कंघी नहीं की थी। आप एक एंकर के लिए, एक होस्ट के लिए ऑडिशन भेज रहे हैं, आपने बालों में तेल लगाया हुआ तो कंघी भी नहीं की हुई थी, बाल उड़ रहे थे कहीं से। मैं ड्रेसिंग पे नहीं जा रहा, दैट्स योर चॉइस, लेकिन एटलीस्ट वेयर समथिंग डिसेंट। मैं ये नहीं कह रहा मेकअप करा लें, एटलीस्ट बियर्ड तो बना लो, सेट तो कर लो उसको। बाल जो शैबी लुक हो, वो असल में लुक अरे होता है सींग ना। निकले हुए थे ना, बालों से सींग निकले हुए थे। जकूटा का इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, बाल तो बिठाओ। सो मैंने उनको फिर समझाया, मैं कॉल करके मैंने कहा अच्छा मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने ज़रा मुझे कहा था कि इन साहब ने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, ये किया वो किया है, थोड़ा सा उनको मेरा मैसेज दे दें कि जब आपने किसी जगह पे इंटरव्यू देना होता है तो वो जो आपकी इट्स टीवी, आपने सुन के सिलेक्ट नहीं करना। You have to look presentable. प्रेजेंटेशन इज Yes, वेरी yes, इंपॉर्टेंट। persona नहा is लो, important, बाल बना लो। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी ऐसी जगह जाके पूरा ब्लो ड्राई करो, लेकिन कंघी तो करो कम से कम। कम से कम। आपने डिसरिस्पेक्ट किया है उस पोस्ट को, इस तरह का ऑडिशन भेज के, आई एम सॉरी, हाँ, सच लेकिन बात आपने है, सच डिसरिस्पेक्ट बात किया है। आप जिस तरह आपने कहा ना कि आपके पास आई और आपने कहा जी आपका जो कंपनी है जो भी आपसे उसका पूछा, नाम तक नहीं पता। नाम तक नहीं पता। अक्सर आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो आपसे पूछते हैं कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, एंड यू नो नथिंग अबाउट दैट, nothing, and that's disrespect. डिसरिस्पेक्ट है। Yes, yes. आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता ही नहीं है। मुझे तो सीन किया, मैं इमेजिन मैं भी I'll ज़कूता show पे you. सोच रही हूँ। मैं Sabina, देखना I'll show चाहती you हूँ प्लीज, मुझे सीखते। सेगमेंट के बाद ना आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा मुझे मुझे क्यूरियोसिटी भी हो रही छोटी है। सी भेजिएगा। यार मैं छोटी नहीं है ना, मेरे बस साथ ये है कि रहेगा। उसमें 1.5-2 मिनट भाई ने इंट्रोडक्शन कराया हुआ है अपना। अब टोटल 1 मिनट की वीडियो भेजनी थी, 2-2.5 मिनट का इंट्रोडक्शन है। हाँ, और देखिए ये समझना चाहिए, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, जैसे किसी के घर जाते हैं आप और आप वहाँ पे तैयार होके जाते हैं, प्रिपरेशन इसी तरह हर जगह होता है। वो इंटरव्यू हो, वो कोई आपका क्या कहते हैं कोई पोजीशन हो, इवन आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो किसी को नहीं अच्छी लगती है बात। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू डू प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि ये जो आपको मौके मिलते हैं, टाइम मिलता है, इसमें अप स्किलिंग करें। मेरा आज एक इंटरव्यू है, मैं रात को बैठ के करूँगी, वो फ़र्क दिखाई देगा रादर देन इसके जिसने महीना भर प्रिपेयर कर रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी रोज़ की थोड़ी थोड़ी एक अपलिफ्टिंग, एक अपस्किलिंग होनी चाहिए, ताकि आप जब आपके पास मौका आए तो आप रेडी हों। और रमज़ान माशाल्लाह वाकई बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नमाज फिक्स है, आपको जोहर के लिए उठना है, जोहर के लिए नमाज पढ़नी है, जोहर के बाद वो जो थोड़ी सी देर आप कुरान पढ़ रहे होते हैं और आपको पता है कि अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रीले खोल लूँ या मैं सो जाऊँ या मैं टीवी चला लूं। प्लीज उसको कंट्रोल करके उसी स्क्रीन पे पढ़ाई करें। कोई 10 मिनट का कोर्स रन कर लें, यूट्यूब पे कोई चीज़ रन कर लें। मैं कहती हूँ लैंग्वेज पढ़ लें, सही बात है, कोई नई लैंग्वेज उठा लें, टर्किश उठा लें, इंटरेस्ट है एनीथिंग। वो कर लें। इसमें अगेन वो 2 पर्सपेक्टिव है, एक कि अच्छा आपका इंटरेस्ट क्या है, अगर वो यही इंटरेस्ट है ना आपका, सो इंटरेस्ट चेंज कर लें। और दूसरी बात है कि मार्केट रिक्वायरमेंट को समझते हुए क्योंकि बाद अगर नीड को आपको पहले रखना पड़ता है, इंटरेस्ट को आपको साइड पे करना एब्सोल्युटली पड़ता है। आप पे बहुत लोग डिपेंडेंट है। अगर आप आज काम नहीं करेंगे तो जो आपने कहा ना जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ज़ाहिर है फिर आप उसके बाद एरम के पास आएंगे, एरम मैं क्या करूं, मैं क्या निकलो यहाँ से। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अभी आपके इसके वेट कर रही थी मेकअप के बाद, बेटी से 2-3 दिन से चल रहा है कि कुछ उनके प्रोफेशन को लेके ना, ये एक तो स्विंग करते रहते हैं बच्चे, जो कि अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, रादर देन इसके कि मुझे क्या पता मैं क्या करूं। तो उससे बेहतर है कि 2-3 वो चाहे अजीब सी चीज़ें ले आए, लेकिन कुछ तो सोच रहे हैं। उसके साथ बैठ के हमने अभी AI पे उसका पूरा प्रोफाइल लिखा, उसके शौक लिखे, उससे AI से कहा कि देखो इसको देखते हुए, और मेरी कुछ कंजर्वेटिव सोच है, आई कांट मतलब कुछ प्रोफेशंस ऐसे जो मैं इसको नहीं जाने दे सकती। अब बच्चों को लगता है कि जैसे क्योंकि बहुत अच्छी कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो आपको लगता है कि वो आज सक्सेसफुल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगी उस टाइम पे। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे देखते हुए कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, यहाँ पे रहती हूँ, इसका ये शौक़ है, इसकी एज है, 2035 में जो चीज़ बहुत अच्छी डिमांड में हो, जिसकी तैयारी ये 30 से कर सके, वो बताओ। और मुझसे सवाल पूछो 5 जो मैं इससे भी पूछ सकती हूँ। हमारा इस वक्त इंटरेक्टिव सेशन चला है बाकायदा, 5 सवालों के बाद उसने 5 पोजीशंस बताई हैं। एंड वो इतनी एक्साइटेड हुई है बच्ची, और उसके बाद मैंने उससे कहा मुझे तुम हर सैटरडे संडे का एक गोल बना दो फॉर द ईयर, जो कि मैं आज से शुरू इस वीकेंड से प्लान करके नेक्स्ट वीकेंड इम्प्लीमेंट करूँ। वो भी बना दिया उसने, और उसने कहा सिर्फ 15 मिनट बैठ के ये करेगी और इतना सीखेगी और ये काम करे। क्या नहीं कर सकते आप, मतलब उसमें शोएब इरम और सबीन की जरूरत भी नहीं है। आप AI से सच सच बोलें हमसे, अगर आप नहीं कर पा रहे अपनी वो लिखें कि यार मेरा प्रॉब्लम है मैं फ़ोन पे ज़्यादा रहता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है मैं अम्मी की नहीं सुनता, मेरा प्रॉब्लम है मुझे जंक पसंद है, अब मुझे गाइड करो। वो आपसे क्वेश्चंस पूछ के, आप कहो मुझसे क्वेश्चंस पूछो, जैसे कोई थेरेपिस्ट बैठा है और मुझे गाइड करो, मेरा रोड मैप बनाओ, लेकिन उसकी भी तो सुन लो, किसी की तो सुन लो, ताकि आपके उसमें स्केड्यूल में वो आए, जर्नलिंग आए। एक और चीज़ जो आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें, जो कि फिर अभी दोबारा देखें, जनवरी आया था, एक हवा उड़ती है उस वक्त पॉजिटिविटी की,
आप यकीन करें फरवरी ये ख़त्म हो रहा है ना, जनवरी, वो वापस वॉश ऑफ हो गया। वो सारा जुनून जिम का, हेल्दी ईटिंग का मैंने 1-2 हफ्ता देखा, वो फिर तो हमने वापस कहा रमजान आ गया, रमजान New ब्रेक Year, चल हाँ रही है रमजान, हुए अब थे वापस ना। जो है ना वो चीज़ें वो होने लगती है। 2026 के गोल में ब्रेक आई एग्जैक्टली है। रमजान शुड बी ट्रीटेड लाइक जनवरी। रमजान आपका एक रिफ्रेश होना चाहिए, क्लींजिंग होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि मेरे अंदर कितना कंट्रोल है। लेकिन हमारे तो नींद के मसाइल ही नहीं खत्म होते। क्योंकि कैसे हम नींद? waste करते हैं आप तो time। ये कह रही है कि सहरी के बाद ही ना सो, बस ऑफिस चले जाओ। कैसे मैनेज करें कि नींद आपकी एक प्रॉपर स्लीप हो ताकि आपका दिल भी करे कि ठीक है सहरी के बाद आप जाग भी सकते हैं, एंड देन यू नो आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादा कंप्लेंट्स यंगस्टर्स की यही देखी है कि हमें तो हर वक्त नींद आती रहती है, हम क्या करें? अच्छा, वो तो रमजान हो या ना हो उनको वैसी आती हाँ, रहती वो है। बात तो आपकी नहीं, सच आप है, लेकिन उनकी register शक्लें देख लें, इनको वैसी नींद आती है। तो मुझे लगता है कि वो That's true. कहते ही हैं कि नींद आती है लेकिन सोते भी नहीं हैं। सोते नहीं Phone हैं scroll करते और वो रहते हैं। तब तक नहीं सोते सोचे भी जब ना तक से कहाँ हाथ सोने उनका देते या गिर पैकेज ना हलाल जाए, करते रहते मतलब लिटरली गिर जाए उनका हाथ ना, कि फोन हाथ में, और उस वक्त तक वो जागते तब तक रहेंगे। जागेंगे, तब तक खासी तबाही हो चुकी होती है आपके बिल्कुल। दिमाग की। और उसके बाद वो कहते हैं कि टाइम गुजर गया, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे स्किल्स डेवलप नहीं हुए, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने वो मतलब एक रडार लगाया हुआ है, हमें सिलेक्शन नहीं करते, दूसरे को कर लिया। अच्छा, आज मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं वास्ते का लफ्ज़ सुनती हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, पर्ची। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ दिस इज़ यू कवरिंग अप योर इनकॉम्पिटेंसी। ये कहने की बात है कि पर्ची और चीज़ें, क्योंकि मैं खुद उस जगह से आ रही हूँ जहाँ पे हो ही नहीं सकता था कि मेरी एज की उस वक्त लड़की और सारा कुछ, लेकिन मैंने क्योंकि अप स्किलिंग की हुई थी, बाय द टाइम मैंने ग्रेजुएट किया मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, 1 साल का डिस्ट्रीब्यूशन में था, मैं 22 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट में थी, कोई नहीं था उस उम्र का। तो आप ये मुझे पर्चियों की बातें, और मुझे तो बहुत चिढ़ होती है जब मैं नहीं, कहूँ लेकिन ना, आपको सुनना पड़ता हो है ही ना। नहीं सकता, Whenever मेरिट you are होता in है। a position, whenever you are having a nice trajectory, तो आपको सुनना पड़ रहा होता है। हाँ, उसका तो फलाना रिश्तेदार वहाँ पे था, उसने उससे कहा होगा खवातीन को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ज़ाहिर है, ये खवातीन को बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा face face करना पड़ता है ये। नहीं, सिर्फ मर्दों को भी करना पड़ता है, शोएब, लेकिन खवातीन लेकिन- को ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, मर्दों को भी आई एम श्योर, बिकॉज जो भी आपकी फैमिली में आपको लगता है आपसे ऊपर जा रहा है, या ओवरऑल भी आप आप अपने कहते सर्कल हैं में कि देखें तो उसकी आप वो कहते है, चाहिए बिल्कुल। तो इस वजह से पहुंच गया होगा, पैसा कमाया, वो जो पता नहीं किस जरिए से पैसा कमाया, आपकी छोटी छोटी बातें एक परसेप्शन बिल्ड कर रही होती हैं। सो ये दोनों को और यानी आपको आप- लगता है करना कि जब पड़ता आप ये बिलीव करके इंटरव्यू में जा रहे होते हैं ना, ये इंटरव्यू के बाद फॉलो अप करते हैं, आपके अंदर से वाइब आ जाती है कि ये ना ये रोने वाला बंदा है, ये ना ये बात बात पे वाइनिंग करता रहेगा, ये पता चल जाता है। और आप बाहर आके जब ये बॉडी लैंग्वेज रखते हैं ना कि आपको पता है इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, वो बात निकल भी जाती है। वो आपको क्या लगता है जब आपके रिश्तेदार आपस में बैठे हैं, आप एक दफ़ा ये बात करोगे, कहीं कोई पोजीशन आएगी, वो रिश्तेदार आपका घबराएगा आपको रेफर करने ऐसे ही में है। कि ये जब सेलेक्ट नहीं होगा तो ये मेरे सर पे बैठेगा आके। बिल्कुल ऐसे ही तो ये आपने एक जो परसेप्शन की बात है वो वाकई आप ये बनाते हो अपनी पर्सनालिटी, पॉजिटिव रहो, अपना बेस्ट दो जाके। और टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, सबसे ज़रूरी बात। जो आपने इससे पहले कॉर्सेरा और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया ना, सिलेक्ट वन प्लेटफॉर्म, गिव देम एन आवर और 2, प्लीज़ अपने दिन में टाइम दें। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि जो एक न्यू ईयर वाली बात है वो रमज़ान में अपने अंदर रखें कि उस एनर्जी के साथ अपने उस टाइम को यूटिलाइज करें, ताकि फिर आपको ना कहना पड़े कि फलाना पर्ची से आया था, फिर आपको ना कहना पड़े कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, फिर आप तैयारी से ये जाएंगे, लोग खुद upskill होते सिक्योर जाएंगे। होते हैं ना, खुद secure, yes। वो किसी के बारे में नेगेटिव बात और नहीं 15 करते। मिनट करें, मैं तो कहती हूँ सिर्फ 15 मिनट। आप सोचे नहीं, घंटा कैसे ना इनको ये घंटा तो घंटा कहेंगे पहले 15 डर मिनट जाएंगे ना करेंगे, शोएब। नहीं घंटा को 15 मिनट करेंगे, घंटे में 15 मिनट 15 का तो करेंगे। कम सही करेंगे। कह रहे हैं, सही हाँ, कह तो रहे हैं। घंटा करें, घंटा घंटा करें। थैंक यू वेरी मच। साथ बहुत मौजूद थे, शुक्रिया। इस अहम मौजूद हम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमने, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं उन डॉक्टर्स की जो कि बगैर डिग्री के डॉक्टर्स हैं। आई मीन जो एक्सपर्ट्स बने हुए होते हैं सारे, Okay. और ख़ुद से जो है वो कह रहे होते हैं कि ये चीज़ ठीक है, वो चीज़ गलत है। हमें क्योंकि नॉलेज नहीं होता उस तरह का, और कुछ चीज़ें रूटीन में हम ठीक समझ के उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट उसका बहुत बुरा असर हमारी सेहत पर होता है। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि अच्छा ये तो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके बड़े फ़वाइद होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो आज ऐसे ही कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स रखेंगे हमारी एक्सपर्ट के सामने, और वो हमें बताएंगी कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक ये गलत है। एब्सोल्युटली। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ैनब गौंदल, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़ैनब? सुपर एक्साइटेड। ग्रेट। और बहुत से सवाल ज़रे वो हैं ज़ैनब जो कि आपसे लोग करते भी हैं। हमारी कोशिश है ज़ैनब, का सवाल बहुत ज़्यादा है हमारे पास और वक्त मुख्तसर, हम करेंगे ये कि आप एक तो जवाब देंगे उसका सही गलत का, और क्विकली इन 30-40 सेकंड्स आपने उसका जो भी फैक्ट है वो हमें बयान कर Done. देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जी। जो लोग ये सवाल करते हैं
रोटी खाने से आप मोटे हो जाएंगे। विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी नहीं हो सकता। देखिए, एक चीज को आप बचपन से खा रहे हो, आपका वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है। आप अगर उसको 1-2 माह के लिए छोड़ दो, वजन कम होगा, फिर दोबारा खाना शुरू कर दोगे, वजन बढ़ जाएगा। बिल्कुल तो वो डाइट फॉलो करो जो सारी लाइफ फॉलो कर सको। एब्सोल्युटली। वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि हम रात को चावल नहीं खाते क्योंकि अगर रात को चावल खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, सही है या गलत है? गलत है। आपको ये कैसे आप अपने पेट को बता रहे हो कि जी ये रात है दिन है? बस खाओ, अच्छा खाओ प्लीज। ओके अच्छा, चावल खाने से खाते हुए भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं, वेट लॉस की तरफ जा सकते बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर प्लेट भर भर के ना खाएं, स्पून्स खाएं, तो वेट कम हो सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल डाइट से आपके चावल को निकाल देते हैं, इसका मतलब वो गलत बात करते आपकी हैं। तो डाइट और आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं वो। हेल्थ छोड़ दें खराब करें। उनको। अच्छा जी, घी जो है वो अगर स्मॉल अमाउंट में उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो हेल्दी है। देसी घी या नॉर्मल घी? देसी घी। देसी घी अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी गट को अच्छा करता है, आपकी प्रॉपर नरिश रखता है बॉडी को। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत और important नॉर्मल है। घी नॉर्मल quantity? घी हाँ खा सकते हैं, खा सकते हैं। खा सकते आई थिंक वो तो हम अक्सर बात करते हैं ना कि ऑयल्स हाँ थोड़ी क्वांटिटी में, yes. बिकॉज वो क्वांटिटी मैटर करती है। डीप फ्राइंग इज ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड। Not recommended. अच्छा जी, दही खाने से ठंड लग सकती है। एनु लग गई है खाए बगैर नाम सुन के ही। फ्रिज वाला खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा। नहीं खाना था ना। देखिए, फ्रिज वाला खाना इज समथिंग एल्स और उसकी तासीर ठंडी है या गर्म, साइंस ठंडा गर्म नहीं मानती। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज दही खाएं, इट्स सो गुड प्री एंड प्रोबायोटिक्स। कोई कफ कोल्ड वाला चक्कर नहीं होता जी। Yes. अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिम में स्पेशली या जिन्होंने वेट गेन करना होता है उनसे उनको ये कहा जा रहा होता है जी केले खाएं वजन बढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 से 2 केले पूरे दिन में खा रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ अगर आप दर्जनों खा रहे हैं तो बिल्कुल वजन बढ़ेगा। वो तो कुछ भी खाओ बढ़ेगा। ओके। अच्छा जी, प्रोटीन खाने से फैट लॉस होता है। विच इज एक्चुअली ट्रू, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन पे ही रिलाई करना शुरू कर दो तो वो आपकी सेहत के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन प्रोटीन वेट लॉस के लिए बेस्ट फ्रेंड है, तो जरूर खाएं। ओके जी, डिहाइड्रेशन जब आपको होती है तो आपको भूख लग रही होती है, जो कैफियत होती है वो पानी पीने से ज़्यादा आपको होता है कि शायद आपको खाने की तलब है। विच इज ट्रू। अगर आपको भूख का सिग्नल आ रहा है तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पी के देखें। अगर फिर भी भूख लग रही हो 5 से 7 मिनट के बाद, नीयत ठीक होनी चाहिए। 5-7 मिनट बाद अगर फिर भी भूख लग रही हो तो कुछ मानचिन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रीट फूड अगर आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। स्ट्रीट फूड जो है, देखिए हर चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके बनाने के तरीके पे मैटर करता है। हो सकता है आप किसी 7 स्टार होटल पे भी जा रहे हो, वहां पे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो भी आप बीमार हो सकते और ये घर में भी ज़ाहिर ही हो सकता है। ट्रू। शहद इस्तेमाल करें चीनी से बेहतर है। देखिए, कैलोरीज दोनों की बिल्कुल सिमिलर है। अब शहद के अंदर भी चीनी डाली जाती है और उसी को ही बना के आपको दे दिया जाता है, तो बिल्कुल यू कैन रिलेट। वो चीनी ओके है। जी, स्ट्रेस लेने से वेट गेन होता है। दैट इज 100% ट्रू, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई होते हैं। जैसे कॉर्टिसोल हाई होता है आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओहो, इसका मतलब बहुत सारे लोग जिनका वेट गेन कहते हैं हमें पता नहीं है, हम खाते नहीं फिर भी वेट गेन वो क्यों होता है? स्ट्रेस ईटर्स होते हैं ना, ओके, उन्हें पता क्योंकि नहीं चलता, वो चाहिए खाते होता है जा ना? रहे होते हैं। और Yes. मीठे की क्रेविंग होती हाँ, रहती है वो खाते throughout। जा रहे होते हैं। ओके जी, क्रैश डाइट्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। बिल्कुल 100% स्लो करती हैं। प्लीज क्रैश डाइट्स करनी और रिकमेंड करनी बंद कर दीजिए। हेल्दी डाइट लें और हेल्दी रहें। तो और ये जो अपने टीवी पे आके बताते हैं कि बॉइल्ड एग, चैनल चेंज कर दें। कॉफी और वो क्या श्वेत तीसरी चीज क्या थी? केला, एप्पल। एप्पल Apple, एप्पल apple, एप्पल एप्पल हाँ, ये 3 चीजें सुबह दोपहर को रात को, एंड देन इतना ड्रास्टिक अच्छा वेट लॉस होगा, ठीक है, लेकिन आप कोई कार्ब नहीं ले रहे, कोई प्रोटीन नहीं ले रहे, कोई फैट नहीं ले रहे, तो आपकी स्किन ढलक जाएगी, बाल उतर जाएंगे। जिसने शायद ये की होगी उनके पास कोई प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होगा जो उनके मैक्रोज और माइक्रोज मैनेज कर रहा होगा। Okay. लेकिन हर बंदे के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं और होती, सब पे सब प्लीज apply नहीं अप्लाई होगा। नहीं होता। जी। मोर स्वेटिंग का मतलब ये है मोर फैट लॉस। विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी स्वेटिंग का वेट लॉस से साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर होता तो गर्मियों में हमें जितना पसीना आता है सब तो गर्मियों के एंड पे दुबले पतले हो चुके होते हैं। ओके। ऐसा कभी भी नहीं होता।
आपको Market वर्कआउट में- करना पड़ता है। ओके, मार्केट में बहुत से कहवे आ चुके हैं, अदरवाइज भी ग्रीन टी को लेकर हमें सवाल रख रहे हैं आपके सामने कि सब्ज चाय विदाउट शुगर पीने से हम पतले हो जाएंगे, फैट लूज हो जाएगा, स्किन बेहतर हो जाएगी, Body बॉडी tone हो टोन हो जाएगी। जाएगी। गलत, बिल्कुल गलत। इसलिए आपने ये दिल से आया। 1700 कैलोरीज एक मील में ली हैं और उसके बाद आपने ग्रीन टी पी लिया। ग्रीन टी बेचारी क्या करे, वो खुद कंफ्यूज्ड है। तो इसलिए प्लीज ये ना करें ग्रीन टी के साथ, जुल्म है। वजन कम करने के लिए प्रॉपर नींद का होना बहुत जरूरी है। 100%। आपकी नींद अगर पूरी है, आपके दिन का पैटर्न अच्छा है और आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। और कोई सवाल? ओके जी, गट हेल्थ आपकी इम्यूनिटी को डिफाइन करती है, उसका इफेक्ट होता है आपकी True. इम्यूनिटी के ऊपर। 100% ट्रू। जो आप खाओगे वही आपकी हेल्थ होगी और वही आप नजर आओगे। तो वो अक्सर हम कहते हैं ना, इसको तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना, अच्छा जी, next. उनकी हेल्थ अच्छी होती है। ब्रेकफास्ट छोड़ने से आपका वजन गिर जाता है? ब्रेकफास्ट छोड़ने से सिर्फ आपका दिन खराब होता है और कुछ नहीं होता। तो बेहतर है कि आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, अपना कार्ब और फैट लेके घर से निकले, ताकि पूरा दिन आप लोगों से लड़े नहीं और अपने काम करें एफिशिएंटली। ऑलराइट, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर से हेल्दियर है? ब्राउन शुगर जो मार्केट में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल है वो सिर्फ कैरेमलाइज्ड है, ये कलर्ड है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। कैलोरीज बिल्कुल सेम है। हाँ, अगर आप आपका गुड़ का वो है, आप वहां पे शक्कर बना रहे हैं, तो आप जरूर खाएं। बिल्कुल ठीक है। रात 8 बजे के बाद खाने से आपको वेट गेन होता है। अच्छा, वेट गेन क्यों होता है? उसमें टाइम का कोई कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न ये है कि आप अगर खाने के बाद बैठे रहते हो, वॉक नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी इसलिए आप calories burn मोटे नहीं होना हो शुरू हो रही। जाते हैं। एग्जैक्टली। अब एक बंदा है, वो काम करता है सुबह 4-5 बजे तक, तो वो अगर रात को 9-10 बजे खाना खाने के बाद कोई 1 घंटा वॉक कर लेता है और सुबह तक वो काम करता है, उसका कभी वेट गेन नहीं होगा। फ्रूट्स का जो शुगर है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होता। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। फ्रुक्टोज अगर आप जूस निकाल के पी रहे हो, शुगर के सिर्फ नाम डिफरेंट हैं। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज ये चीनी ही है जो दूध में है, फ्रूट्स में है और सफेद चीनी है। चीनी से इज्तनाब कीजिए। क्या बात है जी। अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं तो कार्ब्स को कंप्लीटली माइनस कर दें? नहीं, कार्ब्स आपकी बॉडी का 65 to 75% मेकअप करते हैं। अगर आप कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दोगे तो आप एनर्जी कहाँ से लोगे, आपकी बॉडी काम कैसे करेगी? तो आपको कार्ब्स इंक्लूड करने चाहिए। हाँ, ये ना हो कि आप 3-3, 4-4 रोटी एक टाइम पे खा रहे हो, दैट इज बैड। वो बिल्कुल कार्ब ठीक हो है रहा जी। है फिर। अपनी हार्ट को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो जिंदगी से फैट को बिल्कुल निकाल दें। अस्तगफिरुल्लाह। आपके जो नट्स हैं वो हेल्दी फैट्स हैं आपके लिए, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी ब्रेन को फंक्शन करने के लिए भी फैट चाहिए, और अगर आपने फैट लॉस करना है ना तो भी आपको फैट चाहिए। ठीक आप है। फैट अगर नहीं लोगे तो वो आपका बॉडी का फैट एक्यूमुलेटेड रहेगा, उसको लगेगा कि जी मैंने तो अंदर ही रहना है स्टोर्ड। ओके, गर्म पानी पीने से फैट मेल्ट होता है, ऐसा हो रहा है, अंदर नहीं melt चर्बी हो। पिघलती है। यार गर्म पानी से नहाते क्यों नहीं फैट मेल्ट हो रहा हमारा? वो अंदर छुपा हुआ है ना। गर्म पानी पी पी के लोगों ने पानी अंदर अपने तक जा नहीं रहा, पहुंच नहीं स्टमक पा रहा। जला दिए। नहीं होता गर्म पानी से भाई वेट कम, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अच्छा, पानी में लीमू ऐड करके वो अगर आप पीते हैं सुबह-सुबह तो उससे सुबह स्पेशली तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ऐसी डिटॉक्स होगी कि आपकी स्टमक की लाइनिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि देखो आपका स्टमक में एक HCl होता है जो कि खुद एसिडिक है, ऊपर से आप लीमू पानी जो है वो एसिडिक डाल दोगे तो वो एसिड मिलके मजे करेगा बॉडी में। क्या बात है। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? खुदा का वास्ता है नाम ले, अंडे बेचारा बदनाम है। जो किलो कढ़ाई आप मटन बीफ की खा रहे होते उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और अंडे बेचारे से बढ़ जाता है। एल्ब्यूमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. योक जरूर खाएं, जरूर खाएं, जरूर खाएं। जो बंदा रोज के 2 अंडे खाता है उसको कभी भी एल्जाइमर्स और डिमेंशिया नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंट्स आराम से एक हेल्दी डाइट के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं? तो फिर रोटी छोड़ देते हैं, सप्लीमेंट की गोलियां ही खानी शुरू कर देते हैं। अक्सर हेल्दी लोग डाइट करते हैं ना, दिन को खाना नहीं खा रहे तो कहते हैं हम फलाना सप्लीमेंट ले रहे हैं, हमारी तो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को। दैट्स ट्रू, हाँ। एक्चुअली ट्रू। लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है कि दवाइयों की डब्बियां लेके But रखी वो हुई हैं, replace ये तो नहीं इस कर चीज़ का है, सकते ना। ये जिंक है, ये मेरा प्रोटीन है, ये कैल्शियम है। जो आप खाने से लेते हो आपकी बॉडी उसको अच्छा नरिश करती है, एब्जॉर्ब करती है। आपकी आंखें पहले देखती हैं, फिर ब्रेन को सिग्नल देती हैं। Absolutely. आप गोली खा रहे हो तो ब्रेन तक सिग्नल गोली का ही जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स का नहीं जा रहा।
बिल्कुल ठीक है। ओके जी। ज़ैनब, इसके अलावा और कौन से सवाल हैं? वैसे ही तो हमने कुछ सवाल निकाले थे, अब हम आपसे भी पूछते हैं ना कि आपके पास जो लोग आते हैं या आपके सोशल मीडिया पे जो सवाल कर रहे होते हैं जिस पे आप फौरन से कहती हैं व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं? वो सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहिबा मैं तो दिन भर सोता हूँ, रात भी सोता हूँ, मेरी आंखों के नीचे फिर भी डार्क सर्कल्स हैं। भाई तो ज़्यादा सो रहा है। अच्छा, इसका सोने से ताल्लुक होता है Okay. लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर आपका स्क्रीन यूजेज बहुत ज्यादा है। आप जितना टाइम शायद 3-4 घंटे जाग रहे हैं वो आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, आपका फोकस जो हो रहा है तो वो डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आप अगर हाइड्रेटेड नहीं हो तो भी आपको डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हो तो भी आपके डार्क सर्कल्स बनते हैं, या आप बहुत ज्यादा अपनी स्किन केयर कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है गलत प्रोडक्ट्स के साथ। क्या पता बेचारा अफसरदा हो, कोई दिल टूटा हो उसका। ये भी हो सकता है। कि रो रो That's a के- good fact रो रो के actually. ऐसा हुआ हो। I'm sorry I missed that. आप देखिए, ये तो पूछा करें ना उससे, हाँ भी सब ठीक चल रहा है। मेरे पास लोग जब आते हैं ना तो वो सिर्फ मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे नहीं कंसीडर Psychologist करते, के वो तौर पे भी लेते हैं? साइकोलॉजिस्ट भी लेते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी, और शायद कोई पर्सनल असिस्टेंट भी लेके अपने खानदान की शायद 1970 में क्या हुआ था वो भी बता के जाते हैं। उनकी बहुएं क्या करती हैं, उनके शौहर क्या करते हैं, उनके बेटे, सब स्टोरीज। मुझे तो लगता है मेरा ब्रेन जो है ना वो अब फुल हो चुका है। आई नीड टू डिलीट द आप गुड मेमोरी। लिसनर होंगी, ये एक चीज होगी हाँ, ना, आप तो अच्छा लोग time दे रही हैं उनको। उनको एक सेफ Comfort स्पेस zone। मिलती होगी। अच्छा देखिए, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जब एक बंदा आपको अप्रोच करता है ना तो उसको आपने एक चार्ज किया उसको अमाउंट, ठीक है, उसको वो फुलफिल हो, मैं हलाल करके खाऊं और वो अपना फुल होके जाए। क्योंकि मैं 2-4 डॉक्टर्स हैं ऐसे जिनको मैंने विजिट किया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई एंड बहुत फेमस डॉक्टर हैं लाहौर में हमारे पास, और उनसे जब मैं गई तो मैंने उनसे डिस्कस करने की कोशिश की। ही वाज लाइक आप पहले जाएं, ये टेस्ट करा के लाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमने डिस्कस किया, अभी बात करने में लगी। उन्होंने कहा आप जाके ये करा के लाएं टेस्ट। 35,000 के वो टेस्ट थे, एक्सरेज और सारा कुछ हमने वो कराया। हम वापस आए, वापस आके हम बैठे तो उन्होंने कहा कि अपने असिस्टेंट को कि अच्छा ये देखो, ये गोली लिखनी शुरू करो। मैंने कहा कि सर वो, मैंने कहा ओके, मैं चुप हो गई। फिर से मैंने बोलने की कोशिश की, आगे से मुझे कह रहे हैं पेशेंट आप हैं कि वो हैं? मैंने कहा जी वो हैं। मैं चुप हो गई। उसके बाद क्या आप बोल सकते हो? उन्होंने कहा हाँ जी क्या मसला है आपको? मामा अभी बोल रही हैं, अभी बोलने वो लगी हैं। तो उन्होंने कहा जी ये आपकी पेन किलर्स है, आपने ये स्टार्ट करनी है और आपने नेक्स्ट मंथ हमें दोबारा विजिट करना है। हम बाहर निकले, मामा मुझे कहती हैं दवाई ले ले। मैंने फाड़ के ना पेपर डस्टबिन में फेंका। मैंने कहा जिस बंदे ने हमें पूछा ही नहीं कि इशू क्या है वो कैसे मेडिसिन दे सकता है? और आप अगर घर में भी खाई जा सकती है। एग्जैक्टली आप, और अगर आप वो मेडिसिन, और लिटरली कोई 20 दवाइयां लिखी हुई थी एक दिन के लिए, तो आप सिर्फ अपना गुर्दा और जिगर खराब करने अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो काम नहीं बनता। क्या पता वो चैट जीपीटी का ह्यूमन वर्जन बैठा हुआ वहाँ पे। माइट बी, यू नेवर नो। तो मुझे ये फील हुआ। जीपीटी को हल्का सा शुरू ही करते हैं तो आगे से हाँ, मैं बताता हूँ। मैं बताती हूँ। तो 2-4 के बाद हम और गए तो सिमिलर स्टोरीज थी। प्रॉपर प्रॉम्प्ट का वेट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद से मैंने ये अपने साथ डिसाइड किया और मेरा ये खुद से प्रॉमिस था कि मुझे अगर कोई भी बंदा विजिट करता है या ऑनलाइन कंसल्ट करता है, एटलीस्ट उसको ये सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने अपनी बात डिलीवर की है, इसने मेरी बात सुनी है, समझी है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया। वेरी ट्रू। और मुझे लगता है कि ये मेरी भी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि अगला बंदा खुश है एटलीस्ट मेरे से। वो अच्छे से सुन रहा हो। ज़ैनब लास्ट में बस ये जरूर बताइएगा कि जो अपने डार्क सर्कल्स की बात की, कैफीन घर में लोग लगाते हैं आइस के नीचे, ग्रीन टी के टी बैग्स रख रहे होते हैं। हाँ वो तो ये वाकई हेल्पफुल होते हैं, ग्रीन टी या कॉफ़ी अगर आप मेल्ट करके उसका सिरप लगाते हैं। यार विच इज़ ट्रू, हेल्प करता है, लेकिन अगर आप नींद ना पूरी करो, हाइड्रेटेड ना रहो और अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस ना करो तो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। असल बात है कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस किया जाए ना, जिनको भी इशू है ये, स्क्रीन टाइम कम करें, पानी ज़्यादा पिए, अच्छा खाएं, तो चीज़ें वैसे बेहतर हो जाती हैं। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन हम बैठेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है जना बहुत ही ज़बरदस्त शायरा हैं। आज के जो लोग हैं ना, आज के यंगस्टर्स जो उनसे बहुत रिलेट कर पाती हैं। यंगस्टर्स कहते हैं ना, हमें कोई ऐसी शायरी चाहिए कि जो हमसे रिलेट हो सकती हो। तो मेरा ख्याल है वो बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। गालिब की शायरी उन पर भी बहुत काम किया है उन्होंने, जो कि एक मुश्किल तरीन काम है, बट उसको प्रेजेंट करना है स्पेशली आर्ट के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा काम है। सो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किया है। सो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं और इसके अलावा इस वक्त हज़ारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं। तो आज ज़रा हम ये पूछेंगे, इतने जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कैसे करती हैं? बिकॉज हम आए रोज़ ये बात करते हैं ना कि नए टीचिंग मेथड्स और कैसे आपने एक मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाना है या खुश्क सब्जेक्ट अगर आपको लगता हो, तो वो कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है इंटरेस्ट वाकई डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी। मानसेरा से इनका ताल्लुक है, आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजरा अनवर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का मानसेरा का मौसम कैसा है? ठंडा? ठीक ठाक सर्दी है। अच्छा, वैसे पहाड़ों में या पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की ज़िंदगी हम अक्सर बड़ा ना फैंटेसाइज करते हैं उसको, जो कि हम शहरों पहाड़ों रहते में हैं। जाके हाँ। रहना चाहते हैं। और जो अक्सर यहाँ पे होता है ना, श्रेप हाँ। पोइट्री लिख के जा रही होती है और पिक्चर्स पे कहते हैं हम सिर्फ खो जाना चाहते हैं कि दुनिया में कोई एक छोटी सी झोंपड़ी बनाए और वहाँ पे हम वैसे बड़ा उसको ग्लैमराइज कर रहे होते हैं। ऐसा है कि पहाड़ों की ज़िंदगी दूर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए लोगों का यही ख्याल है पहाड़ों में वही भेड़ बकरियां और चरवाहे और ऑल दिस एंड जो हम बिल्कुल टॉप पे जाके देखते हैं। बाय द वे वहाँ पर जो शहरी ज़िंदगी है वो भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुकी है। सही। अब जैसे मानसेरा की बात करते हैं, बाय द वे मुझे नहीं पता चलता कि हम भूल जाते हैं इस बात को। अभी मैं आपसे बात भी करी थी कि फिर जब हमारे यहाँ से गेस्ट जाते हैं, हमारे दोस्त लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से या उनका तो पिकनिक पंजाब स्पॉट से, है ना वो। हाँ, वो कहते हैं कि यार तुम लोग पहाड़ों में रहते हो। फिर हमें याद आता है हम यहीं इस पहाड़ पे से रोज ड्राइव करके यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिन पहाड़ों की हम जाके रील्स बनाते हैं। इनको ये और हमारे लिए वो बिल्कुल यूज टू हो चुके होते हैं। और हम जब मैं डेली का कभी कभी सुबह के टाइम मॉर्निंग का जो मेरा ड्राइव होता है वो लगा देती हूँ स्टेटस पे, तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं यहाँ की कि यार तुम घूमने गई हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रही मैं ऑफिस जा रही हूँ भाई। मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जा रही थी और ये मेरा डेली का है। तो वो इतने उनको खूबसूरत लगती है ना वो रील्स भी, जो हमारे लिए बहुत कैजुअल होता है। तो वो वाली ज़िंदगी भी है वहाँ पर, और दूसरी अब जो ये ज़िंदगी है वो भी इन्वॉल्व हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कम्यूट आसान थोड़ा हो सा गया है। डिफरेंट है कि वहाँ पे अभी तक बहुत सारी सहूलतें नहीं पहुँच सकी जो यहाँ पर हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो पहाड़ों के दामन में, हज़ार यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा इंटरेस्ट भी डेवलप करने वाली बात मैं आपको बताती हूँ। तो चारों तरफ पहाड़ हैं, पीछे एक वादी है डोडियाल जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है। तो अभी चारों तरफ वो वाइट हो चुका है ना। जब हम देखते हैं तो वहाँ बर्फ़बारी सारे पहाड़ों में पड़ी होती है। तो बल्कि इस दफ़ा तो रमज़ान से पहले हमारे घरों पे हुई थी, हमारे घरों पे बर्फबारी हुई थी। कितने साल बाद आपके घर में बर्फ आई? ये तकरीबन कोई 9 से 10 साल बाद। 10 साल बाद वहाँ बर्फ पड़ी। कुछ 9 साल पहले, मुझे याद है 9 से 10 साल पहले बर्फबारी हुई थी और हमने एंजॉय की थी अपने घरों में बैठ के, क्योंकि हम शहर में रहते हैं जो मेन सिटी है मानसेरा का। तो 10 साल बाद ये दोबारा हुई और जिसे हमने बहुत अच्छे से, बल्कि हर एक के स्टेज हमने कहा आप लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं बर्फ देख के। नहीं, बाकी जो रमजान से पहले बर्फबारी हुई ना कोई महीना पहले, तो उसमें बाकी हमने देखा मरी हो, गिलियात हो, मानसेरा हो, हर घर पे एबटाबाद, मानसेरा सराउंडिंग में, बल्कि कहें तो हरिपुर के करीब करीब हवेलियां तक तो बर्फ आई गई थी। यानी आपके पंजाब को टच करने लगी थी। हम बचपन में जब कश्मीर जाते थे तो वहाँ पे हम उस टाइम पे हम बर्फ देखते थे कि हमारे इलाके में वहाँ पे बर्फ पड़ी है। और यकीन जाने शुए बचपन से अब जाके हमें पता लगा कि वहाँ पे बर्फ पड़ी है, तो हमें लगा कि हम शायद माजी में वापस चले गए, माजी में हम वापस चले गए। तो इससे थोड़े थोड़े ऐसी वैसे दिल में ख्याल आता है कि शायद क्लाइमेट बेहतर हो रहा है। नहीं, I don't know, maybe आगे क्योंकि हो हम गया कहते थे ना अब बर्फ नहीं पड़ती है, लेकिन पहले अब हमारे पेरेंट्स जो बात करते हैं ना वो कहते हैं कि तकरीबन हर दूसरे साल हो जाया करती थी। क्लाइमेट चेंज हुआ है, अच्छाई की तरफ नहीं बुराई की तरफ ही जा रहा है, अभी बहुत जरूरत है। वैसे हम दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ये गालिब ने तो हमें कहा कि करो। देखिए, अच्छा मेरी 2 दफ़ा जॉब हुई यहाँ रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में हुई 2 साल पहले। इवन नेक्स्ट प्रमोशन में आप कह सकते हैं, नेक्स्ट ग्रेड में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई, बट आई रिफ्यूज्ड। क्यों?
अब आप पूछे, अच्छा मेरे ब्रॉटअप यहीं का है, Okay. इस्लामाबाद की पैदाइश भी और एजुकेशन भी एंड ऑल Right. दिस, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाम शायद हैं, वहाँ ज़रूरत ज़्यादा वहाँ है। ज़रूरत है, सही वहाँ अभी हमने वो बीज बोया है जिसे हम पानी दे रहे हैं। मैं उठ के, अच्छा यहाँ सैलरी पैकेज भी अच्छा था, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, मेरे हस्बैंड ने बड़ा मुझे इंसिस्ट किया, मैंने कहा नहीं, वो जगह ज़रूरी इसलिए है कि एक तो वो हमारा अपना मुल्क है, हम उसको मुल्क कहते, मेरी अम्मा कहती होती थी हम अपने मुल्क मैं जा वही रहे सोच हैं। रही थी, मैंने कहा मुल्क जब हम छोटे थे ना, तो हम जब अपना सामान पैक करते थे गांव जाने के लिए, तो मेरी अम्मी कहती बानसेरा से आगे बालाकोट गांव है हमारा बेसिकली, तो वो कहती थी यहाँ से मुल्खा को जुलते हैं, मतलब हमारी जबान में ना हिंद को में कहते हैं ऐसे अपने मुल्खा को जुलते हैं, तो हम भी कहते थे मुल्क, तो वो कहती थी हमारा देश वही है ना, हम यहाँ पे परदेसी हैं। इस्लामाबाद को कहती थी हम यहाँ परदेसी हैं। तो वही बात है कि वो जो जगह है ना, तो वो हमारी वो पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो मैंने जब एजुकेशन हासिल कर ली, बहुत अच्छी यहाँ से गट्स ले लिए, इनसे स्किल्स सीख ली, तो मैं पहुँची वहाँ सर्व करने अपने मुल्क में, यानी अपने देश में, अपनी जगह पे। और वहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि मतलब बेशक आप दुनिया जहान में फैलें, लेकिन अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को ना छोड़ें, यहाँ ज़रूरत है। और ये सबसे अच्छी बात यही होती है जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा जो ताल्लुक है ना अपनी मिट्टी के साथ, वो बिल्कुल ऐसा है कि हम उससे बहुत कुछ ले रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत कुछ लौटाएं वापस उसको। दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग जो आपने जैसा सीखा और आप अब वो लौटा रहे हैं अपनी उस धरती को, कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। शायरी, क्या इंटरेस्ट वाकई आज की यूथ में है या कि ये हमारा एक परसेप्शन बन चुका है कि नहीं, अब नौजवान कटते जा रहे हैं अदब से, शायरी से, मुश्किल सब्जेक्ट से? ये जो शायरी है ना, ये आपके ना नर्व्स के साथ होती है। ये आप पे हावी हो जाता है कभी कभी। तो आप जिस नौजवानों की बात करें तो उनकी तो स्टेज ही बाय द वे शायरी वाली है। मेरा यही ख्याल था जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई लोगों को क्यों नहीं पता चले कि आप अच्छी शायरी करती हैं, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स बनाए जाएं, तो मैं बड़ा घबराती। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा, आपको पता है मैं शायरी करती हूँ, मेरे दोस्तों को पता है, दैट्स इट। उन्होंने कहा नहीं, ये डायरी जो है आपके पास, इसमें से चंद अशार लोग भी सुने। तो उन्होंने जब ये अकाउंट्स बनाए तो मैंने कहा कौन देखेगा। मैं तो इस शौक में कह रही हूँ यार तुम्हें आईफोन लेके देता हूँ ना। मैंने कहा चलो आईफोन तो आएगा, किसी ने देखा ना देखा वो तो और बात। आप यकीन कीजिए 2 से 3 हफ्ते में ऐसे बूस्ट हुआ चैनल, लोगों ने इस तरह से उसको अप्रिशिएट किया, उसे वेलकम किया मेरी शायरी को, कि वो उनके साथ लिंक कर रही थी। नौजवानों की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखें एक दौरा है, मुश्किल शायरी भी मैं करती हूँ, लेकिन एक आम फहम शायरी उनकी समझ में आती है, वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो उस फेज़ में होते हैं जिस फेज़ में हमने भी कभी शायरी की। और उसको, लेकिन ये था कि हर बंदे, एक ले मैन भी है ना, अब पेंटिंग हर कोई नहीं समझता, लेकिन शेर का ये होता है कि कोई ना कोई शायर आपका फेवरेट होगा, कोई सबीन का फेवरेट होगा, कहीं ना कहीं वो शायरी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और शायरी सिर्फ कि मोहब्बत और वो अलाप नहीं होते, और भी हर सिचुएशन पे आप लिखते हैं। मैंने ख़वातीन पे बात करती हूँ अपनी शायरी में, मैं और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपके साथ चल रहा होता है, जैसे कहते हैं ना ट्रेंडिंग में आ गया है, इस तरह जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है वो आपकी शायरी में कहीं ना कहीं नज़र आता है, तो झलक पड़ता है, तो उसको हर एज के लोग कनेक्ट करते हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि आम फहम भी है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि लिटरेचर है, और हमेशा कहते हैं कि और शायरी की जब बात होती है हम कहते हैं अच्छा समझना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन चलें ठीक है, जो लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो सुन के ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ हमें अगर सुना दें आप, फिर हम आगे गुफ्तगू की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। अगेन डायरी मेरी, एक गज़ल है। ज़रूर। होंठों पे मचलता है दुआओं की तरह वो, होंठों पे मचलता है दुआओं की तरह वो, देता है मेरा साथ निगाहों की तरह वो। वाह। आवाज़ के जादू से दरो बाम हिला दे, आवाज़ के जादू से दरो बाम हिला दे, रखता है सदा ख़ास सदाओं की तरह वो। जो ख्वाब सा बन के मेरी आँखों में रहा था, जो ख्वाब सा बन के मेरी आँखों में रहा था, अब दर से गुजरता है हवाओं की तरह वो। पहलू से मेरे बहिश्त का गुमां था जिसको, पहलू से मेरे बहिश्त का गुमां था जिसको,
अब मुझको समझता है गुनाहों की तरह वो, जो खूब तड़पता था मेरे दर्द में आकर, जो खूब तड़पता था मेरे दर्द में आकर, घंघोर साब क्यों है घटाओं की तरह वो, होंठों पे मचलता है दुआओं की तरह वो। बहुत खूब। शायरी का भी एक मिजाज होता है। हम लोग कभी अशार कहते हैं, कभी गज़लें कहते हैं, कभी नज़्म पे बात करते हैं। तो मैंने अभी कल ही एक शेर कहा था, मैं आपको सुनाती हूँ, बिल्कुल रिसेंट, ताज़ा। मैं बल्कि पूछ रहा हूँ पूरा प्रोसेस भी, वो जो कहते हैं ना आमद हुई थी। आमद, हाँ एग्जैक्टली, आमद हुई थी। और मैंने वो फौरन लिख लिया आपने उसको? रात को सुनाया और तो उन्होंने कहा यार क्या कहा मेरे हस्बैंड को। क्या पता आमद ही उनके लिए हुई हो। नहीं ये वो वाला नहीं, सुनने के बाद डिसाइड करते हैं। भलाई इसी में थी कि राब्ता न रखूं, भलाई इसी में थी कि राब्ता न रखूं, तकाजा था अना का भी कि वास्ता न रखूं। वाह। भलाई इसी में थी कि राब्ता न रखूं, तकाजा था अना का भी कि वास्ता न रखूं, वो नए सफ़र का मुसाफिर नए आसमां का पंछी, वो नए सफर का मुसाफिर, वो नए सफर का मुसाफिर, पंछी, वाह, नए आसमां का पंछी, वापसी का फिर तय हुआ है कि रास्ता न रखूं। वाह, बहुत शुक्रिया। ये आमद कैसे हुई, अब जरा बताएं। दरअसल ऐसे होता है ना कि इसका भी कोई टाइम होता है। ओके। मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं अब मैं शायरी करूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। जितने उल्टे सीधे शेर इसमें लिखे हुए हैं ना, आप लोग आपसे पढ़े भी नहीं जाएंगे अगर मेरी डायरी आपको दे दूं, जिस कंडीशंस में मैंने लिखे हैं। तो अक्सर ये होता है मैं ड्राइव कर रही होती हूँ और मुझे कुछ आ रहा है, या मैं कुछ सुन रही हूँ, मैं कुछ सॉन्ग सुन रही हूँ, उससे मेरे इंस्पायर हो रहे होते हैं, ख्याल आ रहा होता है, ख्याल इन्फ्लुएंस होके बंदा। तो अब आप ड्राइव करते हो तो लिख नहीं सकते, और वो भी पहाड़ों पे। वहाँ तो इधर उधर का गुंजाइश नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं वॉइस कर लेती हूँ, खुद को खुद ही वॉइस कर लेती हूँ। तो वो मेरे पास सेव हो। अब टेक्नोलॉजी हम भी इस्तेमाल करें, बेशक हम बुजुर्ग हो गए लेकिन थोड़ी बहुत जवान है आप तो। लेकिन ये है कि इस तरह से आप तो टेक की दौर की है ना। यही बात है। और अभी इस तरह से हम इसको सेव कर लेते हैं। गालिब के बारे में भी एक बात मशहूर थी कि वो कभी कभी ना जब कहते थे कि कहीं उन पे आमद होती थी तो वो अपने गिरा बांध लेते थे। यस। और उस गिरा को वो शेर कह के वो गिरा बांध लेते थे। हम तो उनका तो और ही मयार था, वो तो लेजेंड थे। और वो घर आके वो गिरा खोलते थे तो वो शेर उनको याद आ जाता था कि मैंने क्या कहा था, क्योंकि वो उस टाइम तो कलम और वो भी इतना नहीं था। उनके गिरा का वो अंदाज उन्हें बताता था कि मैंने क्या शेर कहा है। घर आके वो गिरा खोलते थे तो उन्हें अंदाजा होता था मैंने क्या शेर कहा था। कुछ अल्फाज इधर उधर हो लेकिन वो शेर वो लिख लिया करते थे आगे। तो हम अब वॉइस कर लेते हैं या कुछ टाइप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इस तरह से होता है। इसका कोई ख़ास टाइम नहीं होता। कभी कभी रात में, कभी आप पे कैफियत कोई ऐसी आती है, आप किसी के हिजर में लिखते हैं, आप किसी के विसाल में लिखते हैं, आप किसी के मिलन में लिखते हैं, आप किसी के दुख में लिखते हैं, आप किसी के चले जाने पे लिखते हैं, खुशी में लिखते हैं, गम में लिखते हैं। लेकिन ये जो एक परसेप्शन है, कहते जो शायर होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं हमेशा। मतलब जब भी कोई शायरी पढ़ने लगता है ना तो अगली बात होती है तुम्हारी जिंदगी में तो बड़े दुख हैं। अब जाहिर है आप नहीं रिलेट कर पाते बहुत सारी शायरी। अगर आप कह भी नहीं रहे होते कि अल्लाह के हम पे ही ना लोग कह दे कि अच्छा आप पे फिट आ रहा, अच्छा आप इस कैफियत से गुजरे हैं कहीं। ये होता है ख़वातीन में स्पेशली, क्योंकि ख़वातीन अगर लिखती भी हैं मोस्टली छुपा रही होती हैं। आप अपने घरों में बच्चियों को देख लें, वो अपनी डायरियाँ छुपा के रखती हैं कि कोई देख ना ले, हमें जज ना करें लोग। इस हवाले से ये है। लेकिन ये लिटरेचर है, वो कैफियत भी होती है, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि एज ए लिटरेचर भी इसको देखना चाहिए। लेकिन हमारी जो मेन वजह है लिखने की, वो हमारी अपनी तस्कीन होती है। वो कहते हैं किसके लिए लिखा यार ये शेर, तुमने किसके लिए लिखा है? तुम्हारा शौहर तो अच्छा भला है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें क्या मसले हैं, तुम्हें क्या दुख हैं इतने। तो फिर मैं कहती हूँ सबके लिए लिख रही हूँ, शायद मैंने आपके लिए लिखा, मैंने अपने लिए लिखा। आप उस शेर में अपनी कोई कैफियत ढूंढ लेते हैं। हाँ, यही बात है। और हम उसको आपने किसी को भेजना और शेर तो आपके लिए आसानी हो जाती है। रिलेट हो जाता है, अगर रिलेट हो सकता है। और आजकल तो रील्स जाती है इसलिए, है ना। हाँ, तो अच्छा इसमें भी रील्स में चूंकि हम ये देखते भी हैं, जो भी आपको शेर अच्छा लगता है आपकी कोशिश होती है कि अच्छा नो मैटर व्हाट विजुअल इज दैट, वो चाहे मानसरा की पहाड़ का कोई रास्ता ही क्यों ना हो, पीछे वो शेर है वॉइस में और वो
लोगों तक पहुंच रहा है, इट्स रीच बहुत बढ़ गई है उसकी। वो लोग सुनते हैं सुनते हैं। विजुअल्स के साथ। अब जो आपका ये लिसनिंग वाला है ना, विजुअल एंड पोएट्री आपको बहुत ज्यादा तो हिट करती है, फिर आप बहुत ज्यादा शेयर करते हैं और हम देखते हैं उसमें, तो फिर मिलियंस की रीच होती है। यही बात है। और जो इंसान की अंदर की खूबसूरती है ना, वो यही है कि आपको किस अच्छे तरीके से आप किसी गम को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है। किसी अच्छी चीज को तो कर ही रहे हैं, खुशी की चीज को, लेकिन दुख आप किस तरह लेके प्लस आ आई रहे थिंक हैं। इसमें ये भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा शेर कहा है जिसमें हिजर की कैफियत है, या कोई ऐसा शेर जिसमें दुख है, या कोई ऐसा मामला है, एट द सेम टाइम आपकी ही डायरी के किसी और पन्ने पे शायद कोई बहुत एक रोमांटिक शेर लिखा होगा, इसी तरह से किसी और एक पन्ने पे शायद कोई बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा का शेर होगा। हम उस पर कहते हैं इंसान है, मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता है, कभी वो दुखी भी होता है, कभी वो सुखी भी होता है, कभी वो उसकी फिर आंखों लिख में लेता है। आंसू खुशी के, कभी गम के मूड होते पे हैं। डिपेंड करता है ना, जब हमेशा एक जैसा अभी आपका रहता mood नहीं नहीं है। रहता। सबीन ने बात की कि वो शायर बहुत दुखी होते हैं ना, तो मैं जब भी शायरी पढ़ती हूँ ना, मेरा पता नहीं क्या है, या मेरी वो स्माइल परमानेंट है कि मैं हमेशा मुस्कुराते हुए पढ़ती हूँ। तो मेरे बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो वाकई बहुत दुखी हैं, कोई और पढ़े तो बहुत दुख से पढ़े, लेकिन मैं मुस्कुरा रही होती हूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स में आते हैं कि आप इतना हंस क्यों रही हैं, तो आप इतना, अगर आप दुख से पढ़ेंगे तो इसका, और मैंने कहा यार मेरा यही अंदाज है और मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। और ये है कि शायर थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट स्पेशली, और Artists मेरे वाकई अंदर sensitive दोनों होते हैं। क्वालिटीज़ हैं। अब आर्टिस्ट का आप कहें, कुछ आर्टिस्ट बहुत खौफनाक काम करते हैं, हैं? प्रेजेंटेबल नहीं होता, इतना वो उसमें वॉयलेंस दिखा रहे होते हैं। आपके ना आर्टिस्ट तो बहुत जो है खूबसूरत फूल बूटे नहीं। अभी मेरा थीसिस था स्टूडेंट्स का, मेरे 5 थीसिस के स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 5 पेंटिंग्स के जो मेजर के थे। एक स्टूडेंट थी, उन्होंने काश मेरे पास होता मैं आपको दिखाती। उन्होंने ना ऐसे सीरीज़ बनाए थे 6 पेंटिंग्स के। तो वो फर्स्ट मतलब वो उनकी सिस्टर की एक स्टोरी थी, उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी, उस पे सीरीज़ थी। और आखिरी कैनवस पे उन्होंने सिर्फ ऊपर से एक रेड कलर का स्पॉट दिया हुआ था और आगे कैनवस वाइट छोड़ा हुआ था। तो सब पूछते ये क्यों? उसने कहा अभी तो ज़िंदगी चल रही है ना। उसने उससे रिकवर कर लिया वो सुसाइड वाली कैफियत और सब, फिर वो उसने सीरीज़ दी और आखिरी वाला कैनवस उसने कहा अभी आगे बनेगा ये कैनवस, क्योंकि अभी वो हयात हैं, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे तो आगे अभी बहुत कुछ होगा। तो कैसे उसने वो सुसाइड अटैम्प्ट किया, कैसे उससे सर्वाइव किया, कैसे वो ज़िंदगी में बढ़ी। तो ये आर्टिस्ट की, अब आप उससे आर्टिस्ट को जो आज उसने ये काम किया है, अब क्या पता अगला जो उसका फाइनल का थीसिस होगा उसमें वो कुछ बहुत ही रोमांटिक या कुछ खूबसूरत कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करे। हाँ, और समटाइम्स ये भी होता है कि बहुत से एग्जीबिशंस में भी थीम matter बेस्ड करती एग्जीबिशंस है, होती हाँ। हैं, आपको थीम दिया जाता है, उस थीम पे रहते हुए आपने अपना काम प्रेजेंट करना अच्छा, होता है। लेकिन जाहिर है एक फिक्र तो माइंड में आ जाती है एज ए टीचर। हाँ बिल्कुल आती क्योंकि है। बच्चे वही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो जिस वो तरह सोच बचपन में या आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं अक्सर, तो आपको कुछ ड्रॉ करने को दे दिया जाता है, तो आपकी जो exactly. कैफियत आपके दिमाग में चल रहा है वो आप ड्रॉ करने लगे। आपने तो एग्जांपल दी वो होप की थी कि जिंदगी चल रही है और सब। कोई ऐसा स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ बना देता हो जिससे आपको वाकई नज़र आए कि ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ है, या वाकई शायद इसके दिमाग में ये चल रहा है वायलेंस है, या शायद जिंदगी से दूर है। जिंदगी से दूर है, या हाँ, खुदा ना बिल्कुल। खास्ता ऐसी सुसाइडल थॉट्स अक्सर जाती हैं, तो Yes. वो स्टूडेंट्स कुछ आपको समझ नहीं आती तो आप Being वो a ड्रॉ teacher, करना शुरू कर देते हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जो सही। बहुत मतलब एक्सट्रीम की तरफ कोई चीज़ हो ना, बल्कि हम कहीं ना कहीं उनको स्टॉप भी करते हैं, समझाते हैं कि मुझे लगता है इसने बहुत इस पे काम किया, उसका असर हो गया। तो इसके माइंड पे ज़रूर जाएगा। सही। अभी हमारा एक स्टूडेंट था, वो बड़ा 2-3 सेमेस्टर बड़ा अच्छा आया ना, मैं अभी रिसेंट की स्टोरी सुना रही हूँ, तो बड़ा अच्छा वो इसी तरह सबके साथ घुल मिल के, और हम क्योंकि म्यूज़िक भी प्ले करते हैं, 6-6 घंटे की मुसलसल क्लास होती है, तो म्यूज़िक की अलाउ करते हैं क्लास में कि आपका माइंड सही रहेगा तो आप पेंटिंग या कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। तो अभी पता नहीं वो किन लोगों में उठने बैठने लगा, उसका माइंडसेट चेंज हो गया ना। अभी लास्ट एग्जीबिशन में जैसे ही अभी हम क्योंकि हम आर्ट सिर्फ ये आर्ट तो नहीं पढ़ा, हम सारी दुनिया का आर्ट पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में इवन ज्यूज़ का आर्ट जो था, या हमारे हिंदू मत का जो आर्ट है, गंधारा पे तो मैंने किया हुआ, अपना थीसिस ही मेरा सारा बुद्धा पे और गंधारा पे था। तो हमारे कुछ बच्चों को मैंने गॉड्स की असाइनमेंट दी थी ना, कि डिफरेंट रिलीजन्स के गॉड्स आपने सब ने एक एक बना के लाने हैं। तो उनमें से कुछ ने हिंदू गॉड्स पे जैसे शिव और कृष्णा और उनकी पेंटिंग्स बना के लाई, किसी ने
जो हमारे दूसरे गॉड्स हैं, बुद्धा पे काम किया हुआ था, किसी ने क्रिश्चियन पे ये मरियम और क्राइस्ट की बनाई हुई थी। तो वो हिंदू वाली जो पेंटिंग थी ना, उसके आगे आके ऐसे पीटना रोना शुरू हो गया, आप लोग क्या करा रहे हैं और आप लोग मैं बड़ी परेशान होगी। मैंने कहा ये तो बाहर का है भी नहीं, ये तो हमारा बच्चा है। 7th सेमेस्टर में आके इसको क्या हो गया है? कहता है मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने कहा बेटा इट्स जस्ट आर्ट, आपने भी पढ़ा है, आप पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने सब सीखना है सिखाना है, जस्ट फॉर एन, आप सिर्फ आर्ट की नज़र से देखो। उसने कहा फिर मैं थोड़ी सी हो गई। फिर मैंने उस बच्चे में इंटरेस्ट लिया, मैंने पेंटिंग रिमूव, मैंने कहा जो आप कहते हो वो करेंगे हम उससे नहीं चैलेंज कर सकते थे उस टाइम पे। ये तो एक हमारा सैड पार्ट है। तो फिर मैंने उसको उस टाइम पे ना वो वाली पेंटिंग शिव और कृष्णा वाली मैंने उठा दी। मैंने कहा आप इसको ऑफिस में रख दो। जो हमारे ज्यूरर्स आए उन्हें ऑफिस जाके दिखाई, क्योंकि उस टाइम मैंने कहा अगर ये बच्चा ये सब कुछ कर रहा है और फिर ये जो बाहर के स्टूडेंट्स आएंगे, रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ वो पे। बाहर के स्टूडेंट्स आएंगे, और उसने वही किया, वो वीसी तक चला गया और उसने कहा ये क्या हो रहा है। वीसी साहब तो समझदार थे, उन्होंने कहा कि उसके, लेकिन फिर हमने टीचर्स ने ये किया कि हमने उसकी रूट्स को पकड़ा कि इसको अचानक क्या हो गया ना। तो हमें पता चला वो कुछ ऐसा लिटरेचर और कुछ इन लोगों में उठ बैठ रहा है जो थोड़ा सा नहीं, इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पे किसी की बात ही ना सुने ना। इस्लाम में जबरदस्ती भी नहीं है, जबरदस्ती भी नहीं है। और आप देखें, हम पढ़ा रहे आर्ट हैं, हम तो दुनिया शुरू हुई है वो गारों के आर्ट से लेके हम शुरू करते हैं कि गारों में इंसान ने कैसे लाइंस बनाना शुरू की थी, वहाँ से आर्ट शुरू हुआ था। बल्कि पहली ज़बान ही वो पेंटिंग की ज़बान थी, जिसे साइन बना के वो एक दूसरे को समझाते थे, वहाँ से आर्ट का आगाज़ हुआ। और अभी मॉडर्न तक जो चल रहा है वो हम सब पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के फिर हम सब टीचर्स ने हमने कहा कि हमें अब इसको, हमने इससे लड़ाई तो करनी नहीं है, हमें इसको समझाना है। तो हमने बैठ के एक उस पर मीटिंग रखी कि हमने इसको कैसे डील करना है। तो ऐसा होता है। और हम जिस जगह पे है ना, वही बात है, अभी हमने कोम्पल लगाई है, तो अगर मैं और हम जैसे टीचर्स इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात से निकल आएंगे, वहाँ पे मैंने सोचा एक दफ़ा, और पहले भी एक वाक़या हुआ था, मैंने एनाटमी पे काम कराया था, तो कुछ मॉब आ गया एंड ऑल दिस, इस तरह की कुछ वाक़या। क्या था एनाटमी पे काम? एनाटमी मींस, आप एनाटमी तो समझते हैं ना, जैसे तो हम जो हैं पहले ह्यूमन स्टडीज़ पे करते हैं ना। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर जैसे हमने एनाटमी पे काम शुरू किया, नॉट न्यूड नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हर एक के अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट आर्ट की फॉर्म है तो ऑब्वियसली आपको लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाना ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो वो फिर खैर नॉट स्टूडेंट्स, फिर उस पे ये थोड़ा सा हुआ था। लेकिन ये है कि फिर हमने सबको समझाया कि ये कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, हर एक का कॉन्सेप्ट है। पैलेस्टाइन पे जो हैरेसमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से है, ये ख़वातीन के साथ जो वाक़यात हुए हैं उस हवाले से, फिर हर एक को थीम के हिसाब से समझाया तो लोगों को समझ आया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम इतने छोटे छोटे वाक़यात को छोड़ के, मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ, इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊँ, कि ये लोग, भाई मैं कहूँ नहीं यार ये लोग जाहिल हैं या कुछ ऐसी बात, हिस्से की शम्मा जला रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने कहा हमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज होगी। कल्चर को आपको क्या लगता है किस तरीके से प्रेजेंट अभी क्या सही तरीके से किया जा रहा है, या मज़ीद आर्ट के थ्रू और काम हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ ना, हम अपने इर्द गिर्द को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को पढ़ रहे हैं। मतलब वेस्ट में क्या हो रहा है हमें पता है, ठीक है, वहाँ कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं हमें पता है, रेनेसां में क्या हुआ था, लेकिन हमें मेन अपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के नाम भी नहीं पता, इवन आर्ट के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। तो मेरा इस पर बड़ा क्लैश हुआ कि इस दफ़ा मैंने कहा कि हमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट के नाम से एक पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना है, और जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल रमज़ान में अक्सर देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ डोमेन्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने लिहाज से ज़ाहिर है रमज़ान की रूटीन थोड़ी चेंज करते हैं ताकि काम इतना डिस्टर्ब ना हो रहा हो। ऐसे में बहुत से जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि गैदरिंग्स होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, शायद ये मौका ऐसा भी फराहम हो जाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर भी डिस्कस करते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने पैशन को लेकर,
कि ज़ाहिर है AI के दौर में हम रहते हैं, दैट्स अ बज़वर्ड, स्पेशली अगर हम 2026 की बात करें, इवन इन 2025 इट वाज लाइक दिस. सो आज हमने सोचा कि हम ये डिस्कस करें कि जब हम डिजिटल स्पेसेस की बात करते हैं, ज़ाहिर उसमें बहुत से डोमेन्स में लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक टर्म जो कि आप काफ़ी लोगों को उससे आशनाई है, दैट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो बहुत से लोग जिसमें जिनकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी और वो बिज़नेस को बूस्ट कर रहे होते हैं. सो आई थिंक हम उस पर तो बात नहीं करेंगे, पूरा ड्राई टॉपिक हो जाएगा. लेकिन हाँ, AI को समझते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्या डिस्कशंस हैं जो कि उन लोगों के दरमियान हो रही हैं जो कि डिजिटल स्पेसेस में काम करें, स्पेशली अगर हम SEO की बात करें. सलमान बेग ने हमें ज्वाइन किया है. मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, और SEO में बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह उन्होंने कमाया है. लेकिन हमारी अक्सर डिस्कशन हो रही होती है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, प्रोफेशंस की बात करते हैं, तो एक डिस्कशन हमारी हुई जिस पर हम AI को लेके हम ये सोच रहे थे कि क्या वाकई आइंदा आने वाली जनरेशंस AI को उस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगी, यूज़ करेंगी, या कि नहीं, वो जो रियल लाइफ स्किल्स है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. इस मौजू पे भी बात करेंगे, प्लस ये कि वाकई रमज़ान में रूटीन कितनी चेंज हो गई है उनकी. सलमान इज़ विद अस. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. सलमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. रूटीन क्या है आजकल, ज़रा बताएं. रमज़ान जब आता है तो वी आर ऑल 100% फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि हम इसको इबादत में ही गुजारें ज़्यादातर, बट दीन और दुनिया साथ साथ, सो वी हैव टू फोकस ऑन द वर्क एज वेल. तो ज़्यादातर हमारा काम नाइट पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है. आफ्टर इफ्तार वी सेट ऑन द वर्क. उससे पहले बाकी जो नमाज और बाकी सारी चीज़ों पे बंदा फोकस्ड होता है. तो इफ्तार के बाद वी सिट टिल सहरी, वी कीप वर्किंग, वी हैव डिस्कशंस, वी हैव मीटिंग्स, एंड आफ्टर सहरी वी आर जस्ट We go to sleep. तो मतलब आप दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं. एक्चुअली रमज़ान से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम वैसे यूजुअली भी ऐसे ही करते हैं, हमारा काम भी ऐसा ही है. यस, बट रमज़ान में ये है कि सुबह ज़रा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ जाता है क्योंकि रमज़ान है. Obviously. For an obvious fact. नॉर्मल डेज में वी गिव आवरसेल्फ दिस पार्ट के इट्स ओके, समटाइम्स वी स्लीप लेट, बट रमज़ान में वी वेक अप अर्ली. पर उसके अलावा जो रात का टाइम है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आफ्टर इफ्तार मोस्ट पीपल गो टू स्लीप और दे आर बिजी इन अदर स्टफ. सो वी आर जस्ट वर्किंग इस साइलेंस. बहुत कम लोग होते हैं. वेरी इंटेंस, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग्स इन दोज डेज. राइट. अफ्तारी में पकोड़े हैं आपके दस्तरखान पे? इफ्तार में बहुत कुछ है एक्चुअली, एंड दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम. पकोड़े हैं या नहीं? 100% है. पकोड़े या समोसे, ज़्यादा क्या है? पकोड़े ज़्यादा हैं. पकोड़े ज़्यादा हैं. देखा, पकोड़े Preference हमारी समोसों वाली है. शुएब मेरी बात ही नहीं सुनते. हाँ, मैंने तो आज एक दो दफ़ा ही कहा, मैंने कहा राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल पकोड़ा पकोड़ा फ्री. फ्री. नहीं, मैंने इसको आज रेसिपी बताई थी. मैंने शुएब को कहा कि वो चना चाट है ना, चना चाट में अगर आप जो आलू के चिप्स होते हैं, आलू के पकोड़े जो होते हैं, उनको आप चूरा करके ऐड करते हैं, और या फिर वो जो एंड में चूरा बच जाता है ना पकोड़े बनाते हुए जो तेल में होता है, आप वो निकालें, आप वो उसमें स्प्रिंकल करें, एंड देन यू मिक्स इट एंड यू ईट, एंड इट्स लाइक हेवन. Don't do that. Yeah, Please don't. Too much oil. Too much oil. See, I told you. नहीं, आप देखें एक टिश्यू पेपर लें, वो जो चूरा दिल चूरा को और बहलाने वो के लिए टिश्यू गाली भी कितना ही ख्याल अच्छा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा. आप उसको एब्जॉर्ब करा लें, और उसके बाद ये नहीं कह रहे रोज खाएं, कभी कभी लेट्स गिव इट अ ट्राई, दैट्स इट. एक चम्मच खा ले You can भाई, try सिर्फ ये ना. समझने के लिए कि सबीन ने कहा है टेस्टी होता है. मत खाएं, मत खाएं. अदरवाइज इट्स पता चले कोई बीमारी हो, ट्रिगर कर जाए, अल्लाह ना करे, या मुझे मत खाएं. हम मजाक अपनी जगह पे होता है, बट प्लीज हम हमेशा यही यहाँ पे भी हम एडवोकेट करते हैं कि हेल्दी हैबिट्स को ऑप्ट करें, अनहेल्दी हैबिट्स को खत्म करें, और यही रमजान हमें सिखाता ऐसा ही है. Absolutely. है. काम का सुनाया है सलमान भी, काम कितना चेंज हो जाता है आपका रमजान में? ठीक है, रूटीन तो थोड़ी चेंज होती है, बट योर वर्क एक्चुअली द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वी वर्क एट, मतलब जो वेस्ट है जहाँ पर रमज़ान को इतना कल्चर नहीं है, तो वो तो उसी तरह चल रहा होता है, उसी तरह स्पीड में होता है. एक मसला ये होता है कि जब हम ज़्यादातर जो जिनके साथ काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कि रमज़ान है, इसमें वी आर अ बिट स्लो, वी आर अ बिट टाइट बैक, क्योंकि रूटीन भी चेंज हुई है. तो दे अंडरस्टैंड, क्योंकि ग्लोबल एक फिनोमिना है, पूरी दुनिया में मुस्लिम होते हैं, तो उनको पता होता है इस बात का. लेकिन रमज़ान का जब हम उसके बाद हम बोलते हैं ईद है, हमारी 3-4 छुट्टियाँ होंगी, दे लाइक ओके, मेक सेंस. बट 2 महीने बाद जब बड़ी ईद आती है, फिर हम बोलते हैं ओके वी आर हैविंग ईद अगेन, दे लाइक नाइस, अनदर ईद. वाओ. तो ये थोड़ा सा उनके लिए कल्चरल शॉक होता है जिनके साथ हम काम करते हैं, बट दैट बीइंग सेड दे अंडरस्टैंड, क्योंकि ग्लोबल फिनोमिना है. और लेकिन उनका वर्क प्लेस उसी तरह चल रहा होता है. एंड एट द सेम टाइम जब उनकी क्रिसमस और ये जो एंड ऑफ द ईयर हॉलीडेज होती हैं, उसमें द होल वर्ल्ड स्टॉप्स, तो वी रिस्पेक्ट दैट टू, एंड दे रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जब हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई काम की ब्रेक आपको उनके त्योहारों पे मिलती है ज्यादा. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अपनों पे तो शायद आपको समहाउ काम करना पड़ जाता है कभी कभी. कभी कभी नहीं, हम तो करते ही हैं. यस, 100%. इवन ईद पे भी. एंड आई चूज नॉट टू, बट समटाइम्स व्हाई नॉट. तो कभी अम्मी की तरफ से बात आई हो ऐसी कि यार ईद है, मत करो काम?
ये तो खैर शुरू में तो बहुत आती थी, हर एक से आती थी, नॉट जस्ट अम्मी, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि मैं किस एनवायरनमेंट में किनके साथ काम कर क्योंकि रहा हूँ। अभी तक तो आवाज अम्मी की ही आई है ना। मैं ये कहती कि वर्क लाइफ बैलेंस तो फिर जरूरी हो जाता है जिंदगी के एक पॉइंट पे जब दूसरी आवाज आती है तो वो भी होना चाहिए। आ जाएगी बहुत जल्द दूसरी आवाज जी, probably, बिल्कुल। है ना। तो जाहिर है। फिर उसके लिए कोई प्रैक्टिस शुरू किया आपने? उसके लिए यही प्रैक्टिस है कि टॉलरेंस ज़्यादा कर लिया हमने, क्योंकि अच्छा। वो काम तो हम चेंज नहीं कर सकते, काम तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन तो वो balance बात कैसे सुनने की? की जो कैपेसिटी है उसकी टॉलरेंस हम वो तो अम्मी ने ज़्यादा कर ट्रेनिंग रहे करा दी है ना खासी हद तक। हैं। आई होप सो। अब आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। वो दूसरा मामला थोड़ा मैं बता रही हूँ अम्मी का एक हद तक है, वो दूसरा वाला जो मामला है वो थोड़ा ज्यादा आप भी अभी भी उसी में इंटरव्यू है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हाउ डू यू फाइंड दैट? you know it's confidential or you can ask my husband Okay, I'm glad you realize it is confidential. वो बेहतर बता सकता उसकी है तो मेरा आप ख्याल ये है। देखिए जिंदगी इस हद तक बदल गई कि शादी के फौरन बाद उसे घर बदलना पड़ा Oh, wow. कि Okay. वहाँ घर लेते हैं जो अम्मी के घर के करीब हो। तो ये बड़ा कुछ ठीक होता है ना, है। अच्छी बात है। हाँ, बहुत वैसे तो अच्छी आप बात भी है। घर ढूंढ रहे हैं, मैंने देखा आजकल। Yeah. तो ये आजकल ट्रेंड बदल गया है, लड़के घर ढूंढते हैं फिर। हाँ ना, अच्छी बात है। That's important. Yes. It is मतलब अगर important. साथ नहीं रहने देना तो करीब करीब रख लो। Okay, while we are right here, मैं आपको बता दूं, हम तीनों के बीच में एक और भी है जो घर देख रहा है आजकल, ठीक है? I will not name. वो उसको शेख भाई। पता है। तो हम वो सब तो घर फिर देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ना। माशाल्लाह। तो घर देखना इज अ ट्रेंड, यू आर इन इट टू। सो अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करेगी, ये बात आमीन, पूरा ये सबको घर दे जी, आमीन। हाँ, इन सबको अपना घर दे, बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही टू ओन अ हाउस। आई डोंट नो, मेरी अपनी इस वाइफ से इस बारे में बहुत डिस्कशन होती है। वो कहती है घर, मैं कहता हूँ इट्स फाइन, किराए का घर हो, डजंट मैटर, क्या है यहाँ पे इतना कुछ बनाना है हमने, वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों पे, बहुत सी और चीज़ों पे। बट अपने अपने ओपिनियन की बात है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, यू शुड ओन अ हाउस, अपना घर होना आखिर में चाहिए। जीता कौन? आपको पता है बेगम जीत जाती है, जाहिर है। But I think that's a very good perspective कि when you have home and you have a very huge money stuck in a place, you're stuck to that. एब्सोल्युटली। तो you invested in the multiple places, आप जहाँ पर रहना चाहें रहें, no problem. वैसे ये पर्सपेक्टिव भी अच्छा है। वैसे मुझे ये मैं- पर्सपेक्टिव मैं- बहुत पसंद मुझे है। भी क्योंकि बहुत देखिए पसंद है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी हम आने वाली जनरेशन के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि हम भी तो खुद बना रहे हैं ना, Yeah. तो Yes. बच्चे भी तो खुद बनाए They'll ना। figure it ये out, भी एक yes. पर्सपेक्टिव है, अब लोग देखो नाराज ना हो सलीम, जाए। मैं जो आपने बात की ना सलमान भी देखें, वो जो एक ह्यूज मनी है, ज़ाहिर है आपने घर बनाना है, वही पैसा मैं ये नहीं कहता आप उड़ा दें या ज़ाया कर दें, फजूल खर्ची, नॉट एट ऑल, कि आप आए रोज़ किसी जगह ट्रिप पे चले जाएं, वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। अगर जा रहे हैं बच्चों को भी लेकर जाएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। माय पॉइंट इज आप उनके स्किल पे इन्वेस्ट कर दें। Yes. आप उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल पे इतना इन्वेस्ट Exposure कर पे दें, invest कर सकते हाँ, हैं एक्सपोजर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वापस आना है वो आपके The money पास। will come as a byproduct of that. Absolutely. 100%. लेकिन अगर वो आपने एक हार्ड अर्न जो है आपके द ओनली सेविंग, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फिर तो समझ आती है, अगर नहीं है और वही एक आपके पास एक सेविंग है, वो आपने वहाँ पार्क कर दी, जो कि आपने बड़ा अच्छा कहा, पार्क कर दिया, अब आप क्या करेंगे, वो स्टक एक्चुअली। अच्छा बस पता है वो बच्चों के पर्सपेक्टिव ठीक है, खवातीन का थोड़ा सा ये होता है कि बार बार शिफ्टिंग एंड वो एक Yeah. बड़ा बहुत मुश्किल होता है। सबीन देखो, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग खातून होने के नाते मैं हाँ, तुम एक आपके तरह के इंसान भी हो। खातून का पर्सपेक्टिव है बता रही हूँ कि औरत को कुछ ना हो, औरत को अपना घर चाहिए होता है। वो चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, 1 कमरे का हो 2 कमरों का हो, बट उसको अपना एक घर चाहिए होता है, उसका अपनी एक स्पेस जिसको वो कहे कि मेरा घर, एंड देन वो कहे कि आप वो उसको ओन करिए। एंड हमारी खवातीन बहुत साल गुजार देती हैं कि मियाँ के रिटायरमेंट के पैसों पे कोई ज़मीन लेंगे, घर लेंगे, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक्चुअली गुजार चुकी होती हैं और सफ़र कर चुकी हैं उन चीज़ों को लेके। तो देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, That's दे true. वांट टू ओन अ हाउस, उनकी एक अपनी स्पेस हो। तो वो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से मुझे लगता Which है is कि यहाँ also पर true. इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप वो ख्वाहिश Correct. पूरी करें। बट देन अगेन जो आप वाला पर्सपेक्टिव है, मैं 100% इस पे बिलीव करती हूँ कि बच्चे जो है ना उनको इतना फैसिलिटेट ना करें कि वो ना आगे चल के उनकी जिंदगी कंफर्टेबल हो मेहनत जाए की और आदत ही ना रहे। आदत ही ना रहे। और जो बात आपने की ना अपने घर वाली बात, मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करता हूँ कि ठीक है वो जो ख्वाहिश होती है अपने घर की, किसी की भी, वो फाइन, लेकिन वो जब ख्वाहिश में ऐड होता है ना, वो डबल हाइट वाला लॉन्च चाहिए हमें, और वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, और किचन में ये, अच्छा वहाँ मैं कहता हूँ नाउ दिस इज This is too much. टू मच। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसी ख्वाहिश ना करो कि मेरा ही दम निकले। नहीं आनम, वी आर विद यू। चले अल्लाह करे जी, मैं तो कहती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे, आमीन। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मी।
क्योंकि जाहिर है मैं अब मुझे कहती है खबरदार किसी ट्रिप पे आप गए हो। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय किडनी। हाँ बहुत किडनीज एक्चुअली नहीं, अब मेरे ट्रिप पे बैन लग चुका है इस बार से। नो मोर No, this is very serious now. No, this You is should very realize. serious. नाउ इट्स हाँ। गेटिंग सीरियस। ना मतलब कहती है आप पैसे उड़ाते हैं, मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा फलानी फेलोशिप देख लूँ, फलाना स्पॉन्सर ट्रिप देख लूँ, कि जाना तो मैंने है। तो आप फ्री में चला जाओ। अब मैं जाऊंगा तो सही, ताकि मैं कह सकूं नहीं नहीं मेरे पैसे नहीं लग रहे। Free में So, जाओ। ये भी होता है। सो यू ट्रैवल लॉट माशाल्लाह, आपने कई मुल्कों को सफर किया। अभी रिसेंटली भी आप आई थिंक रमजान से पहले यू वेंट टू सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उज़्बेकिस्तान है। सो आप बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस भी आपका, वहाँ जाके आपको मालूम हुआ कि आप वहाँ पे हैं, ऐसा कुछ मामला हुआ? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप कैसे, एक मुल्क मतलब में पहुंच के आपको मालूम होता है कि आप इस मुल्क में हैं। कैसे? So, मेरे जहन में उज़्बेकिस्तान काज़िकिस्तान ज़रा मिक्स हो गया। I mean, मैं उज़्बेकिस्तान पढ़ भी लिख भी रहा था, लेकिन मेरे जहन में काज़िकिस्तान था। ओके तो मैं काज़िकिस्तान की वीडियोस भी देख रहा था कि वहाँ पर होगा सब कुछ, उनकी करेंसी मुझे पता चल गई, सही। उनके एयरपोर्ट का नाम मुझे पता चल गया, सब कुछ चल के मैं उधर उतरा तो मुझे समझ आई कि ये तो वो एयरपोर्ट नहीं जो मैंने वीडियोस में देखा हुआ है। और मैंने कहा अच्छा ये क्या सीन है उधर। अच्छा मैं उधर जैसे ही पहुंचा वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो के यानी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होगी, वो यानी जो आजकल आपने देखा हो ये जो रमजान से पहले जो हम रमजान से माहौल पहले था, जो मरीन ये माहौल थे था, गली में, यस yes. एग्जैक्टली इससे ज़रा डबल ट्रिपल वहाँ पर थी, और उसमें गाड़ियाँ बड़ी तरीके से चल रही थी, तो मैं बड़ा इंप्रेस था कि वाह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन मैं कह रहा काज़िकिस्तान में तो वैसे यार इतनी बर्फ पड़ती नहीं। तो उधर फिर कहीं रेस्टोरेंट में लिखा उज़्बेक रेस्टोरेंट, और ये वो मैंने कहा यार ये उज़्बेकिस्तान। फिर एयरपोर्ट का जब नाम मैंने देखा मैंने कहा अच्छा ये उज़्बेकिस्तान है और काज़िकिस्तान अलग अलग है। ओके तो देन मैंने वहीं पे ज़रा करेंसी का पता किया, सब कुछ पता किया, देन आई सेटल्ड अप। ओके ये फिर मुझे पता चला यहाँ पर एक इनका जो वो है उज़्बेकिस्तान का जो मेन सिटी उसका नाम है ताशकंद। मैं काज़िकिस्तान के मैप के हिसाब से चल रहा था, मैंने तो उधर जाना था। तो somehow settled up। अच्छा मेरा काम भी उज़्बेकिस्तान में ही था, मैं अपने माइंड में सिर्फ काज़िकिस्तान जा रहा था। ये अच्छी बात है, काम उज़्बेकिस्तान में था। जिंदगी में इतना अमीर होना चाहती हूँ मैं किसी मुल्क में जाके मालूम हो, मुल्क में जाके पता हो कि ओके my God, landed here. इट्स ओके, लेट्स एक्सप्लोर दिस नेक्स्ट टाइम, यू नो आई विल विजिट। अच्छा नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कुछ ही इस तरह के कंट्रीज है जो आप जा सकती हैं वीज़ा फ्री, तो उसके अंदर आप ये लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं कि यू गो टू वन यू थिंक क्या ये दूसरा है। ये हम तो लेकिन 2 साल पैसे पूरे जमा पाकिस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया में और कहीं में छोड़ते नहीं है इस तो देखिए पासपोर्ट जब को। आप साल 2 साल लगा के किसी कंट्री को विजिट करने के लिए पैसे जमा करते हैं ना, तो आप उसके नाम के स्पेलिंग और आप 10 दफा पासपोर्ट पे That देख is true. लेते हैं कि क्या है। When I go for like trips, जब शोएब भाई के साथ भी हम गए थे तो ये थोड़ा सा वो था लीजर ट्रिप था where we enjoyed। तो yes 100% we watch vlogs and all of that, रिसर्च हमने पूरी की थी। इट वाज मोर लाइक अ वर्क ट्रिप। तो वो मुझे ईमेल आई कि ओके इधर आने उज़्बेकिस्तान में, पढ़ भी उज़्बेकिस्तान ही रहा था लेकिन माइंड में काज़िकिस्तान चल रहा है। चल रहा था। तो मैं वो ग्रुप में शोएब भाई भी हैं, मैंने ग्रुप में पहले दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा भाई तूने मुझे बताया नहीं इधर बर्फ होती है। कहता है यार वेट अ मिनट ये कहाँ पर आया हुआ तू। तो वो सरप्राइज था, उस बर्फ में मेरे पास उस तरह के कपड़े भी नहीं थे, तो वहीं पे सब कुछ मैनेज किया फिर। ओके और वाकई में बड़ा अचानक से प्लान था। मैंने कॉल की सलमान भाई कि हाँ हमने एक जगह पहुंचना था कि इवेंट पे। आगे से वीडियो कॉल आती है, मैं कहा अच्छा वीडियो कॉल का मतलब है कि अभी बेड पे है, अभी उठा नहीं है। तो मैंने कहा ओके फाइन, किधर हो? एकदम दूसरा सीन दिखाया तो स्नो। मैंने कहा किधर हो भाई? देन ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट इन पाकिस्तान। मैंने कहा वो वाली बात, इतना अमीर होना कि सुबह ख्याल है और कि निकल जाए। चले ये भी अच्छी ये बात है। सिंगल होने के नाते आप बहुत सी ऐसी चीजें जो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन वंस यू विल बी मैरिड इंशाल्लाह और यू नो चीजें बदल जाती हैं। फिर आप इस तरह वन फाइन मॉर्निंग यू कांट से दैट आई एम नॉट इन पाकिस्तान। आई सी दैट क्राई बिहाइंड योर फेस। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट मी, आई विल बी फाइन। आप अपना बताएं। पहले हम भी यही कहते थे सलमान में, फिर हम ठीक हो गए। चले गुड। Okay, खैर है, अभी खैर है, जितनी बातें करनी कर लें, इट्स फाइन। बात में ठीक हो जाना है इंशाल्लाह। खुद ही ठीक सब हो ठीक, बैतुल्लाह भी ठीक हो गया। सब ठीक हो जाते हैं मत बेचारे। Now coming to the part of this AI thing, because हम देखते हैं हर चीज़ को AI ने सलमान भी थोड़ा सा ना चेंज किया है। The other day we were discussing कि even channels पे हम देखते हैं कुछ channels ने उस पर बात की है। एक चैनल का आपने नाम ले रहे थे, मैं बाद में देखा था उन्होंने किसी और जगह का बताया था कि वहाँ पर उन्होंने AI का एंकर लॉन्च किया। सो कई अरसे से हमें देख रहे हैं, अगर अपने प्रोफेशन में हम देखें, व्हाट अबाउट यू SEO को लेकर, आपके उस काम को लेके AI ने कितना मुतासिर किया है इस काम को, एंड इन व्हाट वे? AI ने काफ़ी हद तक चेंज कर दिए। फॉर एग्जांपल फॉर अ सर्टेन टास्क, अगर मेरे पास कंटेंट राइटर्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विच अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ SEO, कंटेंट लिखना और उसको प्रोड्यूस करना SEO में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे पास एक टास्क के लिए लेट्स से 5-10 कंटेंट राइटर होते हैं, तब हमारे पास एक होता है।
सो आप ऐसे समझे कि हमने 90% अपने कंटेंट का डिपार्टमेंट रिड्यूस कर दिया है टू 10% ओनली, एंड दैट 10% इज प्रोड्यूसिंग एज इक्वल एज 100% ऑफ दैट. तो AI हैज हेल्प्ड अस अ लॉट एज अ बिजनेस पर्सन, बट लुकिंग एट द इंडस्ट्री शिफ्ट, सो सी इट्स बीइंग श्रिंक्ड अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. आई नो पीपल जो कंटेंट लिखते थे बहुत अच्छा लिखते थे, दे वर वेरी वेरी क्राफ्टफुल कंटेंट राइटर्स, लेकिन नाउ दे आर नॉट वर्किंग दैट वे. और अगर वो कर भी रहे हैं तो इस प्राइस पे कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अब वो उनका वो नहीं, उनको उस तरह पैसे नहीं मिलते. एसईओ के हिसाब से अगर देखें तो ऑटोमेशंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं. फॉर एग्जांपल अगर पहले हम एक बटन मार के लॉग इन करके एक पूरा प्रोसेस होता था ना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नाउ ऑटोमेटेड. यू जस्ट हैव टू थिंक कि क्या करना है एंड यू हैव टू डू इट वंस. एआई विल फॉलो यू कि अच्छा ऐसे होता है, एआई विल डू इट 1000 टाइम्स इन अ सिंगल डे. एक इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. अभी तो वो बात है कि जो भी आईटी में एक बहुत फेमस है कार्प टेक्नोलॉजीज, अभी मैं पढ़ ही रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय, कंपनी मुझे थोड़ा सा विविडली नाम उसका याद है. वो बोल रहा है कि द फ्यूचर इज नॉट टेक. दिस इज वेरी अलार्मिंग. फ्यूचर इज नॉट टेक. द फ्यूचर इज नॉट टेक बिकॉज एआई विल टेक ओवर ऑल योर मंडेन टास्क, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड पीपल हैव टू लर्न द एसेंशियल स्किल्स. वो खैर एक टेक है, एक स्कूल ऑफ थॉट है. हाँ, बिल्कुल 100% आपको इसमें नहीं लेना, लेकिन अगेन एक नैरेटिव आ गया मार्केट में कि टेक नहीं है, अब आपने एग्रीकल्चर शुरू करनी है, आपने प्लम्बिंग शुरू करनी है, इस तरह की बातें आ गई हैं. तो पहले जब टेक का जो टाइम नहीं था, इंडस्ट्रियल एरा था, और पाकिस्तान में तो ये अभी तक ही था, ठीक है, बाहर तो टेक बबल आ चुका था, हम तो अभी तक यहीं पे रह रहे थे. तो तब की बात है जब हम कंप्यूटर पे काम करते थे, इंटरनेट पे काम करते थे, हर बंदा बोलता था भाई इसमें कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस आप कोई हार्डकोर स्किल्स सीखो, जाकर कोई पढ़ाई करो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट व्हाट हैपेंड वाज कि एक बबल आया, टर्न्ड आउट कि एवरीवन जो ना बोल रहे थे अब वो भी इसी बबल में आ गए. बट आई थिंक दिस शिफ्ट इज कमिंग बैक टू दोज थिंग्स, क्योंकि जो एक पीक आई है एआई ने आके उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है. हाँ, लेकिन द फ्यूचर इज गोना बी अ बिट डिफरेंट. यस, एंड नोबडी नोज कि वो फ्यूचर क्या होगा. बिकॉज मैं आज़ाद चाय वाला का एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने एचईसी का कोई कुछ कोट किया. उन्होंने कहा कि आई डोंट नो वो किस स्टेटमेंट को कोट करें, वो कहते हैं कि वेरी नियर फ्यूचर आपकी डिग्रीज चेक नहीं होंगी, आपकी डिग्रीज का कोई पूछेगा भी नहीं कि डिग्री आपके पास कौन सी है या नहीं है, स्किल चेक होगा आपका. दैट्स ट्रू. अच्छा, सिर्फ स्किल चेक होगा? हाँ, मतलब क्योंकि अभी तो एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है ना, देन आगे स्किल की बेस पे आपको जॉब मिलती है. तो अब ये है कि ये मतलब ये अब देखिए, लेट मी शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट विद यू ऑन दिस वन. मेरे पास डिग्री नहीं है. मैं आई वर्कड विद अलीबाबा एज हेड ऑफ देयर एसईओ इन साउथ एशिया रीजन, ठीक है. मैंने इससे पहले भी काफ़ी कंपनी के साथ काम किया. मैं अपनी कंपनी में चला रहा हूँ. मैंने ग्लोबली जितनी बड़ी कंपनीज उनके साथ कंसल्टेंट काम किया, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम आस्क्ड मी फॉर माय डिग्री, बिकॉज देयर इज नथिंग. अगर कोई पूछ लेता ठीक है, तो नो वन आस्क्ड, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो, योर नेम. अब आप देखें सलमान भाई, माशाल्लाह इतने कंपनी से साथ आपने काम किया, साउथ एशिया का हेड होना अलीबाबा का, इट्स अ वेरी बिग नेम इन एसईओ स्पेसिफिकली. in SEO specifically, of course. Thank you. And without a degree. Yeah. I mean, how? That's the point जो आप बता रही थी कि आपने स्किल अपनी सीखी ना, स्किल है. skill सीखी, और टू बी ऑनेस्ट स्किल के अलावा भी ना थोड़ा से और इसमें चीज़ें होती हैं, दैट हाउ यू ब्रांड योर नेम, Okay. हाउ यू मार्केट योर सेल्फ, डू पीपल ट्रस्ट यू एज एन एक्सपर्ट. सही. ठीक, इफ दे डू तो ये जो अच्छा डिग्री क्या है बेसिकली, इट्स अ गेट कीपर फिनोमिना कि आउट ऑफ 100 पीपल हम 30 बंदों को एंटर कर ले, बाद में उनको एवेलुएट करना है. आपने वो स्किप कर दिया कि आपने वो 100 लोगों में नहीं खड़े, आपने अपने आपको ऐसे हाईलाइट किया कि आपको लोग बंदे इशारा करके कहते यार तुम तो आ ही जाओ. सो दैट्स व्हाट यू डू व्हेन यू मार्केट योरसेल्फ. Yes. एंड दैट्स बेस्ड ऑन स्किल, दैट्स बेस्ड ऑन द ब्रांड यू बिल्ड, एंड दैट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस फीडबैक ऑफ द पीपल जिनके साथ आपने काम किया हो. So ultimately वो जो आपकी जो आउटपुट है ना, वो डिफाइन कर रहा है आपने क्या डिलीवर किया, क्या काम कर रहे हैं, वो आउटपुट है जो डिफाइन कर रही है आपको, आपके स्किल को. अच्छा, बस लास्टली एक छोटी सी बात सलमान भी, क्योंकि देखें सब में एक डर खौफ है एआई को लेकर के, जॉब रिप्लेसमेंट एंड यू नो कि स्किल सेट कैसे अपडेट करें, क्या ये डर आपके अंदर भी है? 100% है. यस. एंड यू डूइंग समथिंग फॉर दैट? यस, वी आर इवॉल्विंग. अच्छा, ये बाय द वे एसईओ में और एआई में कोई खास फर्क नहीं है कि नवे कि दोनों इतने जल्दी चेंज हो रहे हैं. ओके. एंड वी हैव बीन लिविंग इन दिस मार्केट फ्रॉम 10 years. तो एसईओ भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा था. अब एआई आ गया तो और ज्यादा चेंज हो गया, लेकिन इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर अस. तो हम एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक आप सीख रहे होते हैं, और ऑब्वियसली आप सीखेंगे तो आगे आप एक्सेल कर सकेंगे. और जो हम 2035 की जॉब्स की बात करें उसके लिए आप रेलेवेंट भी रहेंगे. सलमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को बुलाना चाह रहे होते हैं जिनसे बाकी लोग जो है हमारे यंगस्टर्स स्पेशली वो इंस्पायर हो सकें. लेकिन हाँ, डिग्री ले ले सर कोई सलमान बेग नहीं हो सकता. But so many wanted to be like Salman. Salman, thank you once again. नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.